हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केटीजी काइनेटिक थ्योरी एंड गैस का लेक्चर नंबर 2। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? कुछ भी नहीं सर, बेसिक से assumptions देखे थे चैप्टर में, क्या क्या हम एज्यूम कर रहे हैं, और एक टॉपिक पढ़ा था वर्क डन बाय गैस। और मुझे लगा कि मैं ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना करूं, इसलिए लेक्चर भी छोटा था और टॉपिक भी एक ही करवाया था, एक हिसाब से, वर्क डन बाय गैस। और कल हमने वर्क डन बाय गैस बहुत अच्छे समाप्त कर दिया कि अब हमें आगे वो चीज पढ़नी ना पड़े, तो हमने कल ही पूरा फिनिश कर दिया। आज हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे 90% क्वेश्चन जिससे आते हैं, 80-90%, 70-80 भी बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली मैक्सिमम पोर्शन इसी साइड रहता है, वो है ग्राफ। इस चैप्टर में जो ग्राफ के सवाल आते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आज हम उन ग्राफ के सवालों को डील करेंगे। और ठंड भी बहुत हो रही है, 27 नवंबर है आज 2025, ठीक है। और भैया ठंड तो भैया बिल्कुल पारा हाई है। ऊपर से दिल्ली जैसे एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ऊपर है, तो दिमाग खराब हो जाता है भाई। बाहर ट्रैवल करने में ना दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा यार घर पे भी रहना सही नहीं होता ना, बीच बीच में बाहर तो निकलना ही पड़ता है, टाइम पास के लिए, वॉक करने के लिए, या फिर ऐसे भी रैंडम मोशन करने के लिए। तो यहाँ पे तो पोल्यूशन ही इतना है कि मतलब तुम ऐसा समझ लो कि सुबह के टाइम पे अगर कोई इंडिया गेट में वॉक कर रहे हैं ना, तो वो बहुत डेंजरस है। लोग सुबह के टाइम पे जॉगिंग करते हैं इंडिया गेट पे, लोग फोटो पोस्ट करते हैं, आज मैंने देखा है। एंड दे वर लाइक कि देखो हम कितने हेल्दी हैं, सुबह 4 बजे वॉक कर रहे हैं, 5 बजे। अब 1 घंटा इंडिया गेट जैसी जगह पे, या फिर पूरे दिल्ली में किसी भी जगह पर अगर आप सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के ही करिए। और ऐसे ओपन एरियाज में तो भैया मास्क पहन के ही वॉक करो। मैं तो जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि पोल्यूशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है भाई, कम होकर भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया गेट जैसी जगह पे तो तुम्हें पता है पेड़ पौधे उतने हैं भी नहीं, तो वैसी जगह पे अगर कोई वॉक वॉक करता है सुबह सुबह, तो बच के मास्क वास्क पहन के ही करो यार, बिकॉज और ऐसी जगह ना ही करो तो ही बेहतर है। दिल्ली का जो हाल है पूरे इंडियन स्टेट में, वो सबसे घटिया। इनफैक्ट मैंने एक चीज देखी थी कि जो टॉप 100 कंट्रीज होती है ना, जिसमें कंट्री और स्टेट सब कुछ मिल जाते हैं, मतलब टॉप 100 लोकेशंस अर्थ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिकली पोल्यूशन रहता है, उसमें से 90% से ज्यादा इंडियन स्टेट्स हैं। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ओवर हाइप हो रखा है, और फिर हमारी गवर्नमेंट बोलती है एज यूजुअल इंडिया इज बेस्ट, जो कि बाहर की कंट्रीज के दिमाग में एक भ्रम भरा जाता है कि इंडिया बहुत खूबसूरत जगह है। नो डाउट इंडिया अच्छी जगह है, लेकिन बाहर की कंट्रियां अगर 10 आउट ऑफ 10 है, तो इंडिया जस्ट 10 आउट ऑफ 4 है या 3.5 है। साफ सीधी बात है भाई। हम लोग ये सोचते हैं हम पाकिस्तान से बेटर है। अबे तुम उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो, है ना? तुम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हो अपने आप? तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ऐसी कंट्री से जो कि कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ो। तुम आगे वाली कंट्रीज से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो? जैसे वो देखे ना कि यहाँ पर मैं ऐसे लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी लेक्चर देख लो, इट इज गुड। लेकिन तुम्हें पता होगा कि इंडिया में मैक्सिमम बच्चों को बचपन में मम्मी फोन पकड़ा देती है, लो बेटा, मम्मी पापा उसके पेरेंट्स जो भी हैं, ठीक है। इंडिया में बच्चे खेलते हैं फ्री फायर, बाहर बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं जापान चाइना के। तो ये फर्क है भाई हमारी कंट्री में और बाहर की कंट्री में। नो डाउट हमारी कंट्री बेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज बेस्ट, लेकिन ये बस एक स्लोगन है, ये रियलिटी नहीं है, ये रील है। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बेस्ट हैं। जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सब बेस्ट हैं। इंडिया उस लेवल का अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में बहुत लोग हैं, 90% से ज्यादा लोगों पे सिविक सेंस ही नहीं है। लोग ओपनली जाते हैं, रेलवे पे थूक देते हैं, कोई गुटखा थूक रहा है, कोई वैसे थूक रहा है, इन जनरल कोई ऐसे ही बुरे चिड़े खा रहे यूं फेंक दिया। तो भाई ये सारी चीजें बहुत खराब है, ठीक है। तो हमें, क्योंकि यार ये सारी चीजें इसलिए, क्योंकि देखो मेरे दिमाग में ये सारी बातें बहुत टाइम से थी कि मुझे ये बात करनी थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, किससे करूं, क्या करूं, है ना? तो हम लोग पोल्यूशन से सीधे इंडिया पे आ गए। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें क्या मतलब है, एटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिवीजन 1 मिनट का। हमने कल ये देखा था कि सर जो वर्क डन बाय गैस होता है वो होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, ठीक है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होता है वर्क डन बाय गैस। ये चीज मैं कल आपको प्रूफ भी करा चुका था। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी यू। यू होता है सर इंटरनल एनर्जी, यू होता है नफरत, NFRT/2। और अगर मैं बोलूं मेरे भाई डेल्टा यू क्या होगा, तो डेल्टा यू होता है NFR∆T/2। मैंने कहा सर बहुत शानदार, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आप यू को अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी।
ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर यू बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, यू बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। यू क्या होता है, नफरत बटे दो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यू बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो यू घटेगा, और डेल्टा यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अच्छा सर, अगली चीज, सर हमें पता है कि वर्क डन बाय गैस, ये चीज जो है इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। तो सर अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो इसका मतलब जो डीवी है वो पॉजिटिव आएगा, या फिर इसको मैं डेल्टा भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा चेंज बड़ा चेंज, हमें तो बस चेंज से मतलब होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा पॉजिटिव। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव मतलब सर पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया इसका मतलब गैस एक्सपेंड हो गई, सिंपल। तो वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब होता है मेरे भाई कि जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। अच्छा, अगली चीज समझना, अगर मैंने बोला वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो डेल्टा वी है वो नेगेटिव है, और वॉल्यूम के नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है कि जो गैस है मेरे भाई वो कंप्रेस हो रही होगी, भाई बहन जो भी हो। तो वॉल्यूम के बढ़ने, डेल्टा वी पॉजिटिव होने का मतलब गैस एक्सपेंड, डेल्टा वी नेगेटिव होने का मतलब गैस कंप्रेस। आप इस चीज को पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, उनके टाइप्स के बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं क्या आइसोथर्मल किसे बोलते हैं, आइसोथर्मल, आप हेडिंग डाल लेना टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, सर आइसोथर्मल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। अच्छा मेरे भाई, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या, सर देखो हमने पता है डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी नफरत बटे दो। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा टी जीरो है, और अगर ये वाली टर्म ही जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो आएगा। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है जीरो के, इक्वल टू जीरो। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस का समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास अगला आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, सर कुछ कुछ तो हमें आता है क्योंकि हमने ये चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, लेकिन अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइक चेक कर लेते हैं, हाँ। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई, जिसमें प्रेशर जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, तो हमें इतना पता है आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। ऑल दो ये चीज आगे पढ़ानी थी, लेकिन मैंने सोचा इसी बहाने यहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो सर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रेशर इंटीग्रेशन डीवी। हाँ, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास P डेल्टा V, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा V। तो वर्क डन बाय गैस होता है P डेल्टा V आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। देख लीजिए इस चीज को। अच्छा, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, थर्ड आता है आइसोकॉरिक। आइसोकॉरिक प्रोसेस क्या होता है, सर आइसोकॉरिक प्रोसेस बोलते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, इसमें टेम्परेचर इसमें प्रेशर, आइसोकॉरिक में वॉल्यूम जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा, तो आइसोकॉरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, और फिर चौथा आ जाता है हमारे पास आइसो सॉरी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है, जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है जीरो। सर डेल्टा क्यू क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, चेंज इन हीट को बोलते हैं डेल्टा क्यू, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। आइसोकॉरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो इसमें भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डीवी। ठीक है, तो अब एक बात बता, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी हो जाएगा जीरो, तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब कि हम बोलते हैं वर्क डन बाय गैस जीरो होता है आइसोकॉरिक में। एडियाबैटिक में चेंज इन हीट जीरो होता है, इसको तो हम आगे ही देखेंगे, ये तो बिल्कुल हमारे अभी तो काम नहीं आने वाला। ठीक है, आइसोकॉरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वर्क डन बाय गैस जीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन बाय गैस पी डेल्टा वी। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा यू क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है सर,
तो ओवरऑल ये हमारे पास सर 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इस चीज को नोट करिए और इस चीज को थोड़ा सा याद करिए पहले, फिर आगे लेक्चर देखिएगा, ठीक है। आप एक बार देख लो, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, एडियाबैटिक डेल्टा क्यू जीरो होगा, ठीक है। अब क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू हो जाएगा जीरो, डेल्टा यू हो जाएगा जीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन बाय गैस जीरो, एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू जीरो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो अब हम लोग ग्राफ वाला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यार इसको ऐसे समझना, अगर मैं आपको बोल दूं वर्क डन बाय गैस क्या होता है, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी होता है। नहीं सर, वर्क डन बाय गैस तो होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ जी इंटू डी एक्स। अबे उसको सॉल्व करके यही तो आता था। हाँ सर, नहीं सर भूल गया मैं। अबे यार वर्क डन बाय गैस क्या होता था, इंटीग्रेशन फोर्स ऑफ गैस इनटू में डीएक्स। हमने क्या बोला सर, फोर्स ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इनटू में एरिया इनटू डीएक्स। अब एरिया इनटू डीएक्स किसके बराबर होता है सर, ये तो डीवी होता है, तो ये हो जाएगा पी डीवी इंटीग्रेशन में वर्क डन बाय गैस। सर ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है, और हमें पता है ये एक्सटर्नल प्रेशर के भी बराबर आ गया था चीज, है ना। तो आप इसको पी नॉट भी बोल सकते हो। तो खैर ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में देख ली। तो यार एक चीज समझना, इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया। यहां से आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें वर्क डन बाय गैस देगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ प्रेशर रख दूं और यहाँ वॉल्यूम रख दूं, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना दूं, ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है जो कि आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इसके इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये कंप्लीट एरिया आपको क्या दे देगा मेरे भाई, ये एरिया दे देगा वर्क डन बाय गैस। तो हमें पता है पीवी ग्राफ जो होता है इसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है, वर्क डन बाय गैस देता है, ठीक है सर, वर्क डन बाय गैस दे देता है। यहां पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ वॉल्यूम मान लो V1 है, यहाँ वॉल्यूम मान लो V2 है। तो आगे जाने पर वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है। अच्छा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी डीवी पॉजिटिव तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बना दूं, कैसा ग्राफ बना दूं, इसको भी आप नोट करोगे, ये पी और वी का ही ग्राफ है, लेकिन इस बार ग्राफ का मामला कुछ इस प्रकार से है। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इस बार हमें पता है ग्राफ को इस तरफ एरो लगाने का मतलब इस बार ग्राफ पीछे की ओर आ रहा है, तो हमें इतना पता है। तो सर इस बार अगर ग्राफ पीछे की ओर आ रहा है तो यहाँ V2 मान लो, यहाँ V1, तो इस बार वॉल्यूम V2 से V1 हो रहा है ना। पहले वॉल्यूम V2 था, ग्राफ पीछे की ओर रीड करना है, तो अब वॉल्यूम V1 है, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज, इसका मतलब कि वर्क डन बाय गैस क्या ऐसा हो गया, नेगेटिव। इसमें वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, इसमें वर्क डन बाय गैस नेगेटिव। अब एक कमाल की बात समझना, जो हम सवाल करते हैं ग्राफिकल सवाल इस चैप्टर में, वो दो चीजों पे टिकी रहती हैं, दो इक्वेशंस पे टिकी रहती है। एक इक्वेशन होता है पीवी बराबर में एनआरटी, ठीक है सर, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन होता है वर्क डन बाय गैस बराबर इंटीग्रेशन पीडीवी। आप बस इतना बादल बना के लिख लीजिए कि इस चैप्टर में ग्राफिकल क्वेश्चंस इन दोनों इक्वेशन से निपट जाएगा, मैक्सिमम सवाल इन दोनों क्वेश्चन से निपट जाएंगे। कैसे, हमें पीवी बराबर एनआरटी अभी लगाना नहीं आता, वो हम आगे वाले सवालों में लगाना सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी के लिए बस आप इतना ही नोट करिए, क्योंकि अभी मैं इसी चीज में पूरी चीजें नहीं भरना चाहता, धीरे धीरे हम चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो अब एक एक करके बहुत सारे ग्राफ के सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ये रहा हमारे पास टाइम, ये रहा हमारे पास प्रेशर, ठीक है। जरूरी नहीं है, अभी काम करते हैं, टाइम हटाओ, टाइम थोड़ी ना होगा यार, यहाँ वॉल्यूम होगा। हाँ, इस प्रकार का प्रेशर और वॉल्यूम का आपको ग्राफ दे रखा है। तो इसमें जो भी कहानी है वो बताओ, मुझे नहीं पता क्या क्या घट रहा है, आप मुझे सब कुछ बताओ। इस ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सारी ग्राफ से रिलेटेड निकालनी आनी चाहिए, तो अब हम लोग वो सीखते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला सवाल है, आप अभी समझते जाओ। तो सर यहाँ प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय गैस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और मुझे इतना भी समझ आ रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम है, तो पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन देगा और वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया। इसका ग्राफ का एरिया क्या देगा, अगर मैं बोलूं सेकंड बात, इसका एरिया क्या देगा, तो इसका एरिया दे देगा वर्क डन बाय द गैस।
ठीक है, और यहां से इतना समझ आ रहा है कि यहाँ वॉल्यूम V1 V2 वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब वर्क डन बाय गैस कैसा हो गया, पॉजिटिव। दो इंफॉर्मेशन तो मैंने यहाँ से निकाल दी। अगली बात, हमें पता है पीवी किसके बराबर होता है, nRT के। ठीक है, अच्छा सर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है ना, पीवी बराबर एनआरटी में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या कि आपको इस ग्राफ को देख के इतना नहीं लग रहा है कि प्रेशर तो बढ़ ही नहीं रहा, प्रेशर तो सेम ही है। देखो ना यार, प्रेशर तो सेम ही है, इसका मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर मैं पूछूं ये ग्राफ कौन सा प्रोसेस दर्शा रहा है, तो कौन से प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता था, आइसोबैरिक। तो इसका मतलब कि ये हमें आइसोबैरिक प्रोसेस दिखा रहे हैं, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अच्छा अब सर देखो आगे जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वाली वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। सर एन क्या है, मोल्स, मोल्स तो कांस्टेंट होंगे, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अबे गैस कांस्टेंट के नाम में ही कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बढ़ नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट, ये भी बढ़ नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वो तो ग्राफ से ही दिख रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है इस ग्राफ में, है ना। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो डेल्टा यू है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, नफरत बटे दो, NFR डेल्टा टी बटे दो, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव, तो डेल्टा यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अरे यार डेल्टा यू क्या होता है, NFR डेल्टा टी अपॉन में दो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ जाएगी, वही लिखा है यहाँ पे। इस तरीके से हमें सारी चीजें रीड करनी आनी चाहिए। देख लीजिए एक बार इस चीज को, आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पता नहीं पेट बड़ा दर्द हो रहा है आज, चाय पी लिया था, खाली पेट चाय नहीं पिया जाता। यह प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और इसका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब इस सवाल में बताओ। अच्छा एक और चीज है, अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं ना कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये इसका ग्राफ है, तो आपको बोलना चाहिए सर इसका आंसर हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना ऐसे रीड करना है या उल्टा रीड करना है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि एरो किस दिशा में है। अब जैसे ये वाला ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में मुझे एक चीज समझ में आ रही है, सर देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, हमें ऊपर की ओर रीड करना है, तो इस ग्राफ में इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, तो इस ग्राफ में प्रेशर जो है सर वो बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर मैं पीवी बराबर एनआरटी लगाऊं तो मैं आगे की चीज निकाल सकता हूं। पहले इतना समझो, प्रेशर बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है, आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में इसका मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। वॉल्यूम कांस्टेंट था तो मैंने ये बता दिया ये प्रोसेस कौन सा है। अगली बात, सर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम हटाओ, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है हटाओ, मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है कुछ ना कुछ, हाँ, तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, इसका मतलब हो गया डेल्टा यू पॉजिटिव है। अच्छा हाँ, तो ये ग्राफ है, ठीक है, इस चीज से हमने ये सारी बातें इसमें निकाल दी। ठीक है सर, अब जैसे एक और सवाल करते हैं, नोट कर लियो पहले, नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ही है। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप मुझे एक बार एनालिसिस करके दिखाओ ए से लेकर बी तक, एक बार एनालिसिस करके दिखाओ बी से लेकर सी तक। ठीक है, यहाँ पे हम बी से लेकर सी तक की एनालिसिस करेंगे। अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, और फिर इसमें मुझे और भी बहुत कुछ पूछने को हो सकता है, तो पहले आप इतना बताओ, ठीक है। सर अगर मैं ए से लेकर बी तक की बात करूं, ए से लेकर बी सिर्फ इतना, तो इतने पार्ट में क्या मैं ऐसा बोल दूं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ सर, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। ए से लेकर बी तक सर प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर तो बढ़ ही नहीं रहा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबैरिक है, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबैरिक है। ठीक है सर,
ए से बी वॉल्यूम बढ़ रहा था, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक। और कुछ निकल रहा है क्या? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब मुझे इतना समझ में आ गया कि ए से बी प्रेशर तो कांस्टेंट है, हटाओ साले को, एन भी हटाओ, टी भी हटाओ, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि डेल्टा यू कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं जरा बी से सी। तो बी से सी की अगर मैं स्टडी करूं, ठीक है, तो बी से सी में सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है? आइसोकोरिक में। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है? आइसोकोरिक में। अच्छा, बी से सी में अगर मैं बात करूं, क्या प्रेशर बढ़ रहा है? अच्छा, तो अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊं, तो सर आपने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, हटाओ। ठीक है सर, हटा दिया। प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब डेल्टा यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया, मतलब दोनों को रीड कर लिया, दोनों को स्टडी कर लिया। अब मैं एक और अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूँ। अब जो सवाल पूछूंगा मजा आ जाएगा आपको। क्या 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 कि अगर मैं बोल दूं क्या, इफ इसी का पार्ट टू है, ठीक है, ये थर्ड का हमने पार्ट वन बोल दिया, और ये टू मान लेते हैं, टू टू ही बोल दो चलो। तो अगर मैं पार्ट थ्री बोल दूं, ठीक है, पार्ट थ्री में मैं क्या बोल रहा हूं? इफ टेम्परेचर एट ए इज 100 केल्विन, ठीक है, अगर ए पे टेम्परेचर 100 केल्विन है, तो उसने बोला है फाइंड टेम्परेचर एट बी एंड टेम्परेचर एट सी। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस चीज का, इस कंसेप्ट का जो इस सवाल में यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे सवालों में होगा। तो इस चीज को एटलीस्ट आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ए पे टेम्परेचर हमें 100 केल्विन दे रखा है, तो वो बी और सी पे टेम्परेचर पूछ रहे हैं। तो आप छोटा सा लिख सकते हो कि सर ए पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर है 100 केल्विन, तो बी पे कितना होगा, सी पे कितना होगा, वो बताओ। तो सर ऐसे सवाल को कैसे डील किया जाए? तो यार एक सांस में बताता हूँ, कुछ भी ज्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। सर देखो, आप हमेशा एक चीज लिखो अपनी हिंदी भाषा में कि पीवी जो होता है वो होता है एन आर टी। अब समझो, एन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जो टेम्परेचर होता है वो पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। क्या बोला? कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जो आपका टेम्परेचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर आपका पीवी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपका सवाल इसी लाइन से खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। देखो, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर जो होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जितने टाइम्स बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जितने टाइम्स घट जाएगा, टेम्परेचर भी उतने टाइम्स घट जाएगा। सिंपल। अब सर समझो, ए पे टेम्परेचर कितना है? 100 केल्विन। एम आई विजिबल? हाँ। एंड इज माई माइक ऑन? हाँ। ए पे टेम्परेचर कितना है? 100 केल्विन। तो बी पे पूछा है, तो एक बात बता, बी पे प्रेशर कितना है? अच्छा, इसको भी जरा मैं भर देता हूं। मान लो यहां पे प्रेशर है पी, ठीक है, और सी पॉइंट पे प्रेशर मैंने बोल दिया है 4P, ठीक है, या यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, यहाँ 4P नॉट, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम मैंने बोल दिया V है, और यहाँ पे वॉल्यूम मैंने बोल दिया 4V है। अब इस सवाल को खूबसूरत तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार दोबारा समझ लो। मैंने ऐसा मान लिया कि A पर प्रेशर है P नॉट, C पर ये वाली लाइन अगर खींची तो प्रेशर आया 4P नॉट, यहाँ A पर वॉल्यूम है V और B पर वॉल्यूम है 4V। तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, गौर से समझना। हमारा सवाल कहाँ गया? हमारा सवाल ये रहा, ठीक है। ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज, ये हम कर चुके हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ चीजों को थोड़ा सिंपल रखा जाए, ठीक है। इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और यार ये चीज भी बता ही चुका हूं, तो इसको भी हटाओ। हम तो एनालिसिस कर रहे थे, अब तो हम कोई नया सवाल समझ रहे हैं ना, नया कंसेप्ट समझ रहे हैं। हाँ, तो अब जरा समझना। देखो, ए पर टेम्परेचर 100 केल्विन है, तो बी और सी पर बताना है। मैंने बोला बी और सी पर टेम्परेचर अगर आपको निकालना है तो वो पीवी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सर ए पॉइंट पे पीवी का प्रोडक्ट कितना है? तो सर ए पॉइंट पे पीवी का प्रोडक्ट है पी नॉट वी, ठीक है। अच्छा, ए पे टेम्परेचर मुझे पता है 100 केल्विन है, ठीक है।
100 केल्विन है, ये मत नोट करना, ये तो मैं एज इट इज ऐसे ही लिख रहा हूँ। बी पर बताओ, बी पर अब समझना, बी पर बताओ, बी पर पीवी का प्रोडक्ट कितने टाइम्स हो गया? तो सर पी नॉट इंटू में 4v, यानी कि 4 पी नॉट वी नॉट। तो मैं ऐसा बोल दूं 4 पी नॉट वी, तो ऐसा बोल दूं कि बी पॉइंट पे पीवी का प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो गया, तो बी पॉइंट पे टेम्परेचर भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 100 है तो 100 में 4 टाइम्स बढ़ा दो, 400 हो जाएगा, 400 केल्विन। एक और बार समझो, एक और बार समझो, बी पॉइंट पे मैंने क्या बोला, पीवी, पी कितना है पी नॉट, वी कितना है 4v, तो पी नॉट इंटू 4v, 4 पी नॉट वी। तो इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट जो है वो 4 टाइम्स हो गया। पी नॉट से कंफ्यूजन हो रही है तो पी ही मान ले, किसने रोका है, चल पी मान ले। तो मैं ऐसा बोल दूं कि बी पॉइंट पे प्रेशर है पी, बी पॉइंट पे वॉल्यूम है 4v, तो 4 पीवी आ गया। तो मतलब पीवी का प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो गया, और पीवी का प्रोडक्ट डिपेंड कर, टेम्परेचर डिपेंड करता है पीवी का प्रोडक्ट पे। तो अगर पीवी का प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो गया तो टेम्परेचर भी 4 टाइम्स हो गया, तो पहले 100 था, 4 टाइम्स कितना होगा 100 का, 400 हो जाएगा, खत्म। अब सी पॉइंट पे बात करते हैं। सी पॉइंट पे पीवी का प्रोडक्ट कितने टाइम हो गया? तो सी पॉइंट पे प्रेशर है 4p, सी पॉइंट पे वॉल्यूम है 4v, तो पीवी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 16 पीवी। तो सी पॉइंट पे पीवी का प्रोडक्ट 16 टाइम्स हो गया, तो सी पॉइंट पे टेम्परेचर भी 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 100 का 16 टाइम्स कितना हो जाएगा 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर 1600 केल्विन। खत्म सवाल, बस हो गया सर, नोट करिए इस चीज को। तो सर ये चीज तो बड़ी कमाल की लगी कि टेम्परेचर जो होता है वो पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। पीवी का प्रोडक्ट जितने टाइम्स बढ़ जाएगा टेम्परेचर उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, पीवी का प्रोडक्ट जितने टाइम्स घट जाएगा टेम्परेचर उतने टाइम्स घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल का। अच्छा मुझे एक और चीज बतानी थी, मैं भूल गया था बताना। यार जैसे हमने देखा ए पॉइंट पे टेम्परेचर है 100 केल्विन, तो बी पे 400 हो गया, सी पे 1600 हो गया, ये तो हमने निकालना सीख लिया है। वो एक और चीज पूछ सकता है कि जो वी आर एम एस है, ठीक है, सी पे बटे वी आर एम एस जो होगा ए पर, उसका रेशियो बताओ। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। सर इसका मतलब क्या है, वी आर एम एस क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा वी आर एम एस किसके बराबर आ जाता था, वी आर एम एस आ जाता था 3 RT अपॉन में एम का अंडर रूट। अच्छा 3 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एम क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो जब आप ऊपर रखोगे तो इस प्रोसेस में इतना तो समझ लो, एक कोई गैस है जो पहले ए से बी पे जा रही है, फिर वो गैस बी से सी पे जा रही है, तो वो गैस चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि गैस अगर चेंज नहीं होगी तो मोलर मास चेंज नहीं होगा। तो ऊपर आप लिखोगे 3 RT/m का अंडर रूट, ठीक है, बटे नीचे भी वही सेम चीज आ जाएगी 3 RT/m का अंडर रूट। अब आपको पता है इस ग्राफ में गैस तो चेंज हो नहीं रही है, इस ग्राफ में बस ये एक गैस है, वो ए से बी जा रही है पहले, फिर बी से सी जा रही है। लेकिन इतना पता है कि बी पे टेम्परेचर कुछ और, सी पे कुछ और, ए पे कुछ और, तो ये टेम्परेचर जो है वो होगा टेम्परेचर एट सी, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो है टेम्परेचर एट ए। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, रूट से रूट कटेगा, 3 से 3, आर से आर, और एम से एम, टेम्परेचर बच जाएगा। सॉरी रूट से रूट किसने बोला कटेगा, रूट नहीं कटता भाई, सॉरी यार गलती हो गई, माफ करना। अगर ए अपॉन बी है, इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, तो हम उसको लिखते हैं ए बाय बी का होल रूट। रूट से रूट नहीं कटता, वो तो मैं पता नहीं कहाँ खो गया था। तो ओवरऑल क्या है, 3 से 3 गया, आर से आर, एम से एम गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया टेम्परेचर एट सी बटे टेम्परेचर एट ए का अंडर रूट। खत्म बात। वी आर एम एस सी बटे वी आर एम एस ए का रेशियो किसके बराबर आ गया, टेम्परेचर एट सी बटे टेम्परेचर एट ए का अंडर रूट। तो यहां से मुझे इतना समझ में आ गया, टेम्परेचर एट सी कितना है सर 1600, बटे टेम्परेचर एट ए कितना है सर 100, और इसका अगर मैं रूट कर दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल, 4 इसका आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल भी आ सकता है, जो कि आसान और इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में माना जाएगा, नोट करिए इसको। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पी और वी का ही ग्राफ दे रखा हो, कई बार ऐसा भी होता है सवालों में कि आपको ग्राफ तो दे रखा है लेकिन वो पी और वी का नहीं दे रखा। ठीक है, मतलब सर पी और वी का ग्राफ हमें पता है वर्क डन देता है, लेकिन मान लो एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें आपको पी और टी का ग्राफ दे रखा हो, तब कैसे करेंगे? तो सर इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहना, हमें हर टाइप के सवाल करने हैं, जो जो पॉसिबल ग्राफ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मान लो इस बार उसने पी और वी की जगह पी और टी का ग्राफ दिया, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, मान लो पी और टी का ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ये इतना ही ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है और ऊपर की ओर रीड करना है, ये हमने इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया, ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है सर, सर इस ग्राफ को रीड करें और अब आप मुझे बताओ कौन सी चीज के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये सवाल भी इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल लगाते हैं।
पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से समझना। सर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये जो ग्राफ है, अगर मैं ये वाली लाइन को पीछे की ओर खींचूं तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, हाँ सर, और स्ट्रेट लाइन है, हाँ। तो अगर मैं इसका स्लोप बोलूं, ठीक है, स्लोप टेन थीटा, वो क्या होगा वो अभी हम देख लेंगे। लेकिन क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये y बराबर mx वाली स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर, ये y बराबर, अगर मैं इस ग्राफ की इक्वेशन लिखूं तो मैं y बराबर mx बोलूंगा। y बराबर mx वाली स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, हाँ सर। तो सर y की जगह p है, ठीक है, और x की जगह t है, ठीक है, p और t, और ये जो v है इसको नीचे भेज दो, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर, ये पूरी चीज हमारा स्लोप बता रहे m इनटू में ये पूरी चीज बता रहे x, तो y बराबर mx वाला ग्राफ हो गया। अच्छा सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो हमें पता है अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है इसका मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब एन आर बाई वी, ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। सर एन तो मोल है, तो मोल तो कांस्टेंट होगा। आर गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता ही है। तो इसका मतलब कि जो वी है, वी यानी कि वॉल्यूम इस ग्राफ में, वो भी आपको कांस्टेंट दे रखी है। अब समझ आया किस प्रकार से मैंने इस चीज को क्रैक किया? हमने बोला कि ये y बराबर mx का ग्राफ है। अब सर क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इसका मतलब स्लोप हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि m, ये पूरा एन आर बाई वी, ये m के बराबर है, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी। अब n तो कांस्टेंट हो गया यार, मोल तो गैस के सवाल में आपको दे रखे होंगे, r तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब इस सवाल में अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। क्या सर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? अच्छा सॉरी, अभी वर्क डन बाय गैस के बारे में थोड़ी ना बात करेंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें तब पता चलेगा जब हम वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे। खैर उस चीज को छोड़ो, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय गैस जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय गैस क्या होता है? इंटीग्रेशन पी डीवी। अगर ये चीज कांस्टेंट तो डीवी हो गया जीरो, तो वर्क डन बाय गैस हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो टेन थीटा है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कितना होगा स्लोप, कितना होगा टेन थीटा मतलब स्लोप, तो टेन थीटा की वैल्यू है एन आर अपॉन में वी, एन आर अपॉन में वी, ठीक है। अगली बात करते हैं। सर यहाँ पर ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो आगे जैसे जैसे जा रहे हैं, देखो प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यार ये चीज हम, चलो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक है। पहले ये, या इस चीज को यहाँ से हटाओ, y बराबर एम एक्स यहाँ पे लिखते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये y बराबर एम एक्स वाली स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब सर समझना, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है? डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा यू होता है नफरत बटे दो, तो इसका मतलब डेल्टा यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय गैस का क्या सीन है? सर वो तो जीरो है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इस सवाल में, ठीक है सर। तो ये हो गया इस पूरे सवाल की स्टडी। एक बार आप ये सवाल नोट करिए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और सवाल कराता हूँ, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये प्रेशर वर्सेस टाइम का ही ग्राफ रखते हैं, लेकिन इस बार ऐसा ग्राफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है इसमें। मैं चाहता हूँ ये वाला सवाल एक बार आप सेल्फ ट्राई करो। देखिए मैं आप बताता हूँ सर, देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है। अब सर ये एक ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो ये y बराबर mx वाली लाइन नहीं है, वो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। सर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि प्रेशर इस सवाल में कांस्टेंट है। अच्छा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो अब आप खुद बताओ ये कौन सा प्रोसेस होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, कौन सा प्रोसेस होगा? प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक। फिर भी चलो, आपने अगर खुद से आपको ये बात पता थी तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अच्छा सर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इसका मतलब कि आगे जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये चीज बढ़ रहा है तो ये चीज तो बढ़ेगी, क्योंकि ये तीनों चीज तो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा,
वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब है कि वर्क डन बाय गैस हो जाएगा मेरे भाई पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है कि जो डेल्टा यू हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई पॉजिटिव। सिंपल सीधी बात। बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, एक और सवाल करते हैं। देखिए, ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ इस बार ऐसे दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। अब इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो देख लो क्या क्या है। क्या कि सर ए पॉइंट पे उसने बोला है वॉल्यूम है वी नॉट और प्रेशर है पी नॉट, ठीक है। बी पॉइंट पे वॉल्यूम है 4 वी नॉट और प्रेशर है 5 पी नॉट। ठीक है। उसके बाद उसने बोल रखा है कि 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। उसने सवाल में ये चीज गिवन कर रखी है कि 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। और टी नॉट की वैल्यू उसने बोला इनिशियल टेम्परेचर जो है सर वो 100 केल्विन है, ठीक है सर। उसने इनिशियल टेम्परेचर आपको 100 केल्विन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर उसने बोला है ए पॉइंट पे टेम्परेचर है टी नॉट और टी नॉट की वैल्यू है 100 केल्विन, ठीक है सर। उसने आपसे क्या क्या पूछ रखा है? उसने आपसे सब कुछ पूछा है। क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें उसने पूछा क्या है कि, ठीक है, इस चीज को वैसे ये हमारा अगला अलग सवाल था, तो इस चीज को आप अलग मान के सॉल्व करना। वो क्या बोल रहा है, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है पहला पार्ट, डेल्टा यू बताओ ए से लेकर बी तक का, ठीक है। और दूसरा पार्ट बताओ वर्क डन बाय गैस कितना होगा ए से लेकर बी तक का। तो मैं चाहता हूँ इस सवाल को एक बार आप खुद से सोचो और ट्राई करो। पहला वाला जो सवाल बताया था कुछ उसी प्रकार का है। इसमें वैल्यू को डाटा आना चाहिए, कोई नंबर होगा इस इन सब का आंसर। तो एक बार देखिए, चलिए देखिए। उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब एक बार मैं समझा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाली चीज को। ठीक? अच्छे से सॉल्व करते हैं आप। सर यहाँ पे ये प्रेशर है, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखते हैं। उसने क्या बोला है 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, डेल्टा यू बताओ ए से लेकर बी तक कितना होगा। तो हमें पता है डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन में 2, ठीक है। नफरत बटे 2। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फिजिक्स में ज्यादातर आर की वैल्यू 25/3 यूज होती है। नहीं पता तो मैं यहाँ पे गिवन कर देता हूँ। ये चीज आपको गिवन होगी सवाल में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो इसने मैंने आपको गिवन कर दिया। आर की वैल्यू आप लोगे 25/3। आर की वैल्यू वो आपको सवाल में बोलेगा कि आपको क्या लेना है कब, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लो। तो एन की वैल्यू क्या होगी सर? देखो, डेल्टा यू होता है नफरत बटे 2। तो सर एन उसने बोला है 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, तो मतलब 2 मोल। एन क्या है? मोल। मोल की वैल्यू होगी 2, ठीक है। एफ क्या होगा सर? एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। मैंने कहा हाँ सर। आर की वैल्यू 25/3, 25/3 इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर। अरे यार बहुत सिंपल है, ए से बी में टेम्परेचर में कितना चेंज है? देख, ए पे टेम्परेचर है टी नॉट, ठीक है। ठीक है, अब देखना ए पे अगर मैं बात करूं पी नॉट वी नॉट का प्रोडक्ट जो है पी नॉट इंटू वी नॉट, इसका प्रोडक्ट हमें दे रहा है टेम्परेचर टी नॉट। ए पॉइंट पे पी नॉट इंटू वी नॉट टी नॉट दे रहा है। तो बी पे कितना होगा सर? प्रेशर है 5 पी नॉट, हाँ सर। और वॉल्यूम है 4 वी नॉट, 4 वी नॉट। तो 5 4 जा 20 पी नॉट वी नॉट। क्या देगा अब समझना, पी नॉट वी नॉट अगर टी नॉट दे रहा है तो 20 पी नॉट वी नॉट 20 टी नॉट दे देगा क्या, है ना। ये चीज बेसिकली जस्ट सिंपल हमारा लॉजिक है। इस चीज को आप ऐसे समझो। सर देखो, पी नॉट इंटू वी नॉट, ये प्रोडक्ट हमें टी नॉट दे रहा है। तो 5 इंटू 4 20 पी नॉट कितना देगा? 20 टी नॉट देगा। अब एक पी नॉट इंटू वी नॉट अगर टी नॉट दे रहा है तो 20 पी नॉट इंटू वी नॉट 20 टी नॉट देगा ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा बी पॉइंट पे? 20 टी नॉट, ठीक है सर। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना आएगा? 20 में से
और 20 माइनस टी नॉट, 20 टी नॉट में से टी नॉट माइनस कर दो, 19 टी नॉट, ये आ जाएगा। तो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये इससे गया, ठीक है, ये इससे गया, आप डायरेक्ट बोलो 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 19 इंटू, सर टी नॉट की वैल्यू सवाल में आपको केल्विन दे रखी थी, 100 केल्विन, ठीक है, 100 केल्विन। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 को 5 4 कैरी, 5 1 जा 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा यू, इसमें आ जाएगा चेंज, इंटरनल एनर्जी है तो जूल में ही आएगा, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। एक बार आप इस चीज को जरा वेरीफाई कर लेना यार, एक बार आप इस चीज को जरा वेरीफाई कर लेना यार, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, डेल्टा यू होता है एन एफ ये रहा, आर ये रहा, डेल्टा टी ये रहा, ठीक है, बटे दो, यहाँ डिवाइडेड बाई टू भी तो करना होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ये जूल वूल हटाओ, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, डिवाइडेड बाई टू आना चाहिए, तो ये होगा फाइनल आंसर, है ना। टू से एक काम करते हैं, डिवाइड ही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 1 1, तो 2 7 जा 14 2 5 जा 10 0 0, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये है इसका सवाल का आपका आंसर, उम्मीद है। और हाँ हाँ हाँ, एक और बात, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से बिल्कुल डरना नहीं है, इसकी वैल्यू सवाल में आपको दे रखी होगी, है ना, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, यूनिट पे डिपेंड करता है कब कौन सी यूज करनी है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना वो सारी चीजें, वो सारी चीजें हमें सवाल में दे रखा होगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट सर हमने बहुत अच्छे से डन कर लिया, अब बताइए दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, वर्क डन बाय गैस। तो यार मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट आप खुद ही करो, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा बट इसे सर देखो, हमें पता है कि जो पीवी ग्राफ होता है उसका एरिया हमें देता है वर्क डन बाय गैस, और ये पीवी ग्राफ ही है, तो इसका एरिया दे देगा वर्क डन बाय गैस। अब वर्क डन कहां से कहां तक निकालना है, ए से लेकर बी तक का निकालना है, तो ए से लेकर बी तक का एरिया निकाल ले, ए से लेकर बी तक हमें ये एरिया निकालना है, और ये है क्या, सर देखो ए से लेकर बी तक का अगर मैं एरिया निकाल लूं, ठीक है, एरिया ए से लेकर बी तक का, तो ये वर्क डन बाय गैस है, और ये बराबर आ रहा है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के, तो बस सवाल खत्म यहीं पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के, है ना। तो अगर मैं वर्क डन बाय गैस बोलूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हो गया पी नॉट, ये हो गया 5 पी नॉट, पी नॉट प्लस का 5 पी नॉट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, 4 वी नॉट में से वी नॉट माइनस कर दो, 3 वी नॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू पी नॉट 6 पी नॉट इंटू 3 वी नॉट, तो ये आ गया हाफ इंटू 6 3 जा 18 पी नॉट वी नॉट। अच्छा, और सवाल में कुछ दे रखा है क्या, इसको कैसे सॉल्व करें लेकिन, क्योंकि इस सवाल में ना ही पी नॉट की वैल्यू दे रखी है ना ही वी नॉट दे रखा है, उसने पी नॉट भी पी नॉट ही दे रखा है और वी नॉट भी वी नॉट ही दे रखा है, उसने बस ये दे रखा है कि टी नॉट की वैल्यू 100 है, लेकिन पी नॉट और वी नॉट की तो दे ही नहीं रखी। तो यार ऐसी वैल्यूज जब भी हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, हमें पता है पीवी होता है एनआरटी, तो पी नॉट वी नॉट क्या हो जाएगा, एन आर टी नॉट, है ना। अगर पीवी एनआरटी होता है तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, उसकी भी इक्वेशन आप लिख सकते हो, है ना। पीवी बराबर एनआरटी होता है तो पी नॉट वी नॉट बराबर एनआर टी नॉट हो जाएगा। अब सर समझो, पी नॉट वी नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ एनआर टी नॉट, लिख सकता हूँ ना, हाँ, तो यहाँ पे लिख लो हाफ इंटू 18 इंटू एन इंटू आर इंटू टी नॉट, टी नॉट सवाल में आपको दे रखा है 100, एन सवाल में दे रखा है मोनोएटॉमिक, आर आपको पता है 25/3, सवाल खत्म। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब समझो, ये सवाल इसलिए टफ लग सकता है यहाँ पे आके कि सर वर्क डन हमें एरिया से निकालना पड़ेगा, और वो आ रहा है मेरे पास हाफ इंटू, मतलब ये आ रहा है, ये कट जाएगा, तो ये आ रहा है 9 पी नॉट वी नॉट, है ना, 2 9 जा 18 9 पी नॉट वी नॉट। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन संभाल लेना अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया,
तो हम ये सोचेंगे वर्क डन बाय गैस आ गया 9 पी नॉट वी नॉट। अब सर ये पी नॉट वी नॉट का क्या किया जाए, क्योंकि ना ही पी नॉट दे रखा है ना ही वी नॉट दे रखा है, लेकिन टेंशन क्यों ले रहा है, पीवी बराबर होता है एनआरटी, तो पी नॉट वी नॉट को रिप्लेस कर दो एनआर टी नॉट से। इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट दे रखा है तो वो पुट कर दो, और एन पुट कर दो, आर पुट कर दो, सवाल खत्म। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल सा सवाल है, सॉल्व हो जाएगा। नोट करिए इस चीज को एक बार। आपके सामने एक बार मैंने एक और सवाल लिखा है, इस बार मैंने v और t का ग्राफ दे रखा है। अब सारी चीजें एक बार निकालो, चलो जल्दी से ट्राई करो एक बार, सेल्फ ट्राई जल्दी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे भी मैं बोलूंगा जो पीवी होता है वो होता है एनआरटी। सर मुझे दिख रहा है कि आगे जाते जाते टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, लेकिन कितना होगा, मैंने कहा देख ले यार, डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन में 2। तो उसने सवाल में क्या दे रखा है, अब जरा निकालते हैं। उसने सवाल में दे रखा है एन, मोनोएटॉमिक गैस है क्या ये, एक बार मुझे चेक करने दो यार थोड़ा सा, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसने सवाल में नहीं दे रखी है, चलो हम अपने आप से ही मान लेते हैं कि ये मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, और एन की वैल्यू भी कुछ ना कुछ मान ही लेते हैं, है ना। एन की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, 3 मोल्स है, मोनो एटॉमिक गैस है, ये चीज सवाल में दे रखी है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, एन की जगह 3 पुट आ गया, मोनो एटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3, आर की वैल्यू हो गई 25/3 इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा सर, देखो यहाँ पर, यहाँ ए पॉइंट पे टेम्परेचर है 100, बी पॉइंट पे टेम्परेचर है 300, तो डेल्टा टी आ गया 200/2। तो ये आप सॉल्व कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगली चीज क्या है सर, ऊपर जाते जाते वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब वर्क डन बाय गैस ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन पी इंटू में डीवी, है ना। वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी डीवी। हाँ, गौर से फोकस करूं तो मुझे एक चीज दिख रही है, अगर आप गौर से समझोगे कि सर ये v और t का ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब ऐसे अगर मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर दूं तो ये ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, तो क्या मैं बोल दूं कि ये v, देखो pv बराबर nRT है, y की जगह v है और x की जगह t है। इस चीज को नीचे भेज दो, तो सर ये हो गया y बराबर में m इंटू एक्स। अब सर यहाँ पर एन आर अपॉन में पी जो है ये बन गया हमारा स्लोप, है ना। हाँ, तो एन आर अपॉन में पी हो गया हमारा टेन थीटा। अगर मैं पूछूं टेन थीटा क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन में पी। अब सर देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब होता है स्लोप हमारा बेसिकली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नहीं पता तो ये चीज नोट करके लिख लेना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट। इसका मतलब कि सर एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो यहाँ पे पी यानी कि प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। इसमें P जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, P डेल्टा V। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अच्छा सर, अगर वर्क डन बाय गैस P डेल्टा V है, ठीक है, हाँ, और तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P और डेल्टा V क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो 3V0 में से V0 माइनस कर दो, 2V0। तो वर्क डन बाय गैस अगर मैं पूछूं कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2P0V0। ठीक है, हाँ, वर्क डन बाय गैस क्या होता है, P dV, तो 2P0V0 या 2PV0 कुछ भी बोलूं बात तो सेम ही है ना। वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन P dV, तो इनिशियल वॉल्यूम को एक काम करता हूँ P0 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे भी हो गया P0। अब सर इतना समझ में आ गया कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू पीवी को लिख सकता हूँ एन आर टी नॉट। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, जस्ट वैल्यू पुट करो और अपना आंसर निकाल लो। तो ये सवाल बहुत सिंपल सवाल था, ये भी आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। तो इस तरीके से इन सारे सवालों को किया जाता है। एक बार मैं इस सवाल को दोबारा से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले इतना देख लो, एक बार आप जरा देख लो और जरा रीड करो कि मैंने क्या चीज आपको समझाई है। देखो पीवी होता है एनआरटी, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट। आगे जा रहा हूं तो आगे जा रहा हूं टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ऊपर जा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर को नीचे ले आए, हमें समझ आ गया प्रेशर भी कांस्टेंट है।
प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस है, बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता है मेरे भाई, कांस्टेंट होता है। तो वर्क डन बाय गैस होता है पी डीवी का इंटीग्रेशन, हाँ सर, ठीक है, एक काम करता हूँ इसको यहां से मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, हाँ सर इतना समझ में आ गया। और प्रेशर प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर नीचे आ गया। तो प्रेशर को अगर मैं बाहर ले लूं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पी इंटीग्रेशन डीवी। अब इंटीग्रेशन डीवी डेल्टा वी होता है, तो वर्क डन बाय गैस आ गया पी डेल्टा वी। तो पी अपनी जगह, डेल्टा वी क्या आ गया, टू वी नॉट, है ना। थ्री वी नॉट में से वी नॉट माइनस कर दो, टू वी नॉट। या फिर इसको अगर यहां से मैं दोबारा से समझाऊं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, क्या कि सर देखो वर्क डन बाय गैस आ गया पी डेल्टा वी, है ना। अब हमें पता है पी डेल्टा वी को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज एन आर डेल्टा टी, है ना। अरे यार पी डेल्टा वी क्या होता है, एन आर डेल्टा टी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना यार, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना यार। तो पी डेल्टा वी अगर बोलूं तो वो एन आर डेल्टा टी ही तो होगा। हाँ, तो यहां से एन की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू और चेंज इन टेम्परेचर पुट कर दो, आपका सवाल उसी समय समाप्त हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग ना, यार मैंने नोटिस किया कि हमने ग्राफ के काफी सवाल कर लिए हैं, है ना। हमने ग्राफ के मतलब मेरी सोच से ज्यादा सवाल कर लिए। मैंने सोचा था थोड़े कम कराऊंगा, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। तो एक काम करता हूँ, अब हम लोग अपने अगले आर्टिकल की ओर जंप मारते हैं। ग्राफ हो गया, अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। तो अच्छा ये चीज में कंफ्यूज मत होना यार, ये बताया था ना पीवी होता है एनआरटी। तो अगर यहाँ टी की जगह डेल्टा टी होगा तो टेंशन की बात नहीं है। अगर यहाँ टी की जगह डेल्टा टी होगा ना तो वी की जगह डेल्टा वी हो जाएगा, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अब हम अपना अगला आर्टिकल स्टार्ट कर देते हैं इसी वीडियो में। तो अब हम लोग अपना अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो अगला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, और ग्राफ हमने बहुत सारे सवाल ग्राफ के ऊपर कर लिए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब हमारा अगला आर्टिकल क्या है, इस टाइप के सवाल भी आते हैं कि अगर हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ क्या होगा, है ना। टेम्परेचर को डबल कर दिया, वॉल्यूम को ट्रिपल कर दिया, प्रेशर को हाफ कर दिया, इस टाइप के सवाल भी जेईई मेंस में तो बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो अब इस चीज को हम लोग करते हैं, इस चीज को हम लोग सीखते हैं किस तरीके से हम लोग इन टाइप के सवालों को भी डील करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉर, हमारे पास एक सवाल है, पी वी स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट, ठीक है। अब उसने बोल रखा है पीवी स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट, और वो बोल रहा है कि अगर इफ वॉल्यूम को हमने v से 2v कर दिया, मतलब वॉल्यूम को आपने डबल कर दिया, और टेम्परेचर को आपने T/2 हाफ कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम को डबल कर दिया, टेम्परेचर को हाफ कर दिया, तो वो बोल रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि प्रेशर कितने टाइम्स हो जाएगा। इस टाइप से सवाल हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अब हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि उसने सवाल में बोला है पीवी का स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, वॉल्यूम डबल कर दिया, टेम्परेचर हाफ, तो प्रेशर कितने टाइम्स हो जाएगा। कैसे करेंगे सर। तो मैंने कहा यार बहुत ही सिंपली हम इन सवालों को भी डिस्कस कर सकते हैं। 2 मिनट माइक पे है थोड़ा, ठीक है, हाँ। तो देखिए हम करेंगे कैसे, सिंपल समझते हैं। यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब पीवी का प्रोडक्ट जितने टाइम्स होगा टेम्परेचर भी उतने टाइम्स होगा, है ना। यार इतना तो पता है, पीवी होता है सर एन आर टी, सर एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, हटाओ इनको, तो इसका मतलब टेम्परेचर पीवी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, तो एक बात बताओ, क्या सर देखो अगर मैं पी वी का प्रोडक्ट करूं तो टेम्परेचर हाफ टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। प्रेशर अगर वॉल्यूम डबल है, अगर वॉल्यूम डबल है तो प्रेशर 1/4 होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम 2v है डबल, ठीक है, गौर से समझियो, अगर वॉल्यूम हमारा डबल है, हाँ, तो सर प्रेशर अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, 1/4 टाइम्स कर दूं, तभी तो ये कट के कितना आ जाएगा, हाफ पीवी आ जाएगा। तभी तो पीवी हमारा हाफ टाइम्स आ जाएगा, और अगर पीवी हाफ टाइम्स होगा तभी तो टेम्परेचर भी हाफ टाइम्स आ जाएगा। और टेम्परेचर सवाल में उसने हाफ टाइम्स दे रखा है, इसका मतलब कि प्रेशर आपको 1/4 टाइम्स करना पड़ेगा। ये है हमारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है, प्रेशर कितने टाइम्स होना चाहिए, P/4 होना चाहिए।
तब आपका सवाल इंटरेस्टिंग सा सॉल्व होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो वॉल्यूम डबल है, टेम्परेचर हाफ है, तो प्रेशर कितने टाइम होना चाहिए? तो टेम्परेचर डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के ऊपर। अगर प्रेशर हमारा 2 टाइम्स है, ठीक है, अगर समझना, अगर वॉल्यूम हमारा 2 टाइम्स है तो प्रेशर जो है वो हमारा 1/4 टाइम्स होना चाहिए ना। क्योंकि अगर प्रेशर 1/4 टाइम्स होगा इस चीज, ठीक है, अगर प्रेशर 1/4 टाइम्स होगा और वॉल्यूम डबल है, तभी तो ये कट के पीवी का प्रोडक्ट हाफ टाइम्स आएगा, PV/2। और अगर पीवी का प्रोडक्ट हाफ टाइम्स है तो टेम्परेचर भी हाफ टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि पीवी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। टेम्परेचर डबल, पीवी का प्रोडक्ट डबल, टेम्परेचर हाफ, पीवी का प्रोडक्ट हाफ। समझे इस बात को? तो ये है इस सवाल का आंसर। तो प्रेशर कितना होना चाहिए? P/4 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं एक बार सेल्फ ट्राई एक सवाल कर लेता हूँ। V और T यहाँ पे है वेलोसिटी, यहाँ पर है टाइम, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। 100, 300, 100 केल्विन, 300 केल्विन, V0, 3V0। तो इसमें उसने बोला है सब कुछ आपको निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा यार देखो सिंपल सी बात है सर। देखो अगर मैं बात करूं पीवी इक्वल टू एनआरटी की, तो ये y बराबर mx वाली स्ट्रेट लाइन लग रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। डॉटेड लाइन बना के हम समझ भी सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे v इधर y में रखना है और x में रखना है t, बाकी सब उधर भेज दो। एन आर अपॉन में p और t, तो ये हो गया y बराबर m इंटू एक्स। अब स्ट्रेट लाइन है, n तो कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है आप कमेंट करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ टेन थीटा कितना है, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा आ गया एन आर अपॉन में पी। ओके सर, आगे अगर मैं जा रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब डेल्टा यू जो होगा वो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो डेल्टा यू जो होगा पॉजिटिव होगा। अच्छा, और सर मुझे एक चीज समझ आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस कैसा होगा मेरे भाई? पॉजिटिव होगा। निकालो यार दोनों एक एक करके। तो मैंने कहा समझ, वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी डेल्टा। वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा? पी डेल्टा वी। अच्छा, तो वर्क डन बाय गैस आ गया मेरे भाई पी डेल्टा वी। इसको मैं लिख सकता हूं एन आर डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, तो एन आर डेल्टा टी लिख सकता हूं, एन अपनी जगह, आर गिवन होगा सवाल में, डेल्टा टी को लिख लो 300 केल्विन में से 100 केल्विन माइनस कर दिया 200 केल्विन। इस प्रकार से आप इस सवाल को निपटा देना। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? है? अच्छा, कोई बोले नहीं यार हमें तो डेल्टा यू बताओ, तो डेल्टा यू होता है नफरत बटे दो, NFR डेल्टा टी बटे दो। खुश रहो लाइफ में, बस मैं यही चाहता हूँ आपसे। क्लियर हो गया? अब इसको जरा मिटाते हैं यार, बहुत हो गया साला दिमाग खराब। तो अब हम लोग आगे का सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे देखिए क्या है, इस बार वो सवाल में बोल रहा है पी की पावर -3 जो है वो हमने कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। पी की पावर -3 जो है वो कांस्टेंट है। उसने आपसे बोल रखा है इफ, अगर वेलोसिटी को, सॉरी वेलोसिटी निकल रहा है, वॉल्यूम को आपने डबल कर दिया 2v, ठीक है सर, ठीक है। वॉल्यूम अगर आपने डबल कर दिया तो प्रेशर कितने टाइम्स हो जाएगा, और टेम्परेचर कितने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें बतानी है। तो सर ये कैसे करें? मैंने कहा गौर गौर से समझ, बहुत सिंपल ही है। अगर आप गौर से देखो तो ये है पीवी की पावर -3 बराबर कांस्टेंट। आप इसको ना, डरो मत, इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब भी पावर माइनस में हो तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लो। पावर माइनस में है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि वॉल्यूम को सर डबल करूंगा तो प्रेशर कितने टाइम्स होगा, तो मैंने कहा बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसको आप ऐसे लिख लो, पी की पावर -3 बराबर में कांस्टेंट, उसको के बोल लो। अब ओ
अब इसको ना इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा पी वी की पावर के वी का क्यूब, है ना। तो यहां से अब समझ में आ रहा है प्रेशर वॉल्यूम के क्यूब के बराबर है ना। प्रेशर बराबर कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम का क्यूब। अब एक बात बता, अगर वॉल्यूम को मैं डबल कर दूं तो 2 का क्यूब 8, तो यानी कि प्रेशर हो जाएगा 8 टाइम्स। प्रेशर हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है सर। सर लेकिन ना वो इस सवाल में टेम्परेचर भी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है यार। पीवी बराबर एनआरटी, मैंने आपको बताया था पीवी का प्रोडक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो यार एक बात बता, जो प्रेशर है वो है 8 टाइम्स, वॉल्यूम है 2 टाइम्स, तो टेम्परेचर क्या 16 टाइम्स हो जाएगा। हाँ सर, तो बस यही है इसका आंसर। एक बार नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर हमारा 8 पी हो गया, टेम्परेचर हमारा 16 टी हो गया, ठीक है। तो ये कहानी है, या फिर इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। वो तो खैर हमें सर पता ही है, तो नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया, तो अब आप अगला सवाल मुझे करके दिखाओ। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है टी वी की पावर -2 बराबर में कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आपने वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दिया है, तो प्रेशर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, सॉल्व करो इसे। अभी मैंने क्या बोला, जब पावर माइनस में हो, तो थोड़ा हिंट दे रहा हूं, माइनस में हो तो कोई टेंशन मत लो, इसको उधर भेज दो, कांस्टेंट को कुछ भी के मान लो अपने मर्जी से कोई सा भी, फिर इसको जरा सॉल्व करो, सिंपल सवाल है। करो, ट्राई करो, फिर हम बात करते हैं, ठीक। अब देखो सर, अब मैं करवा रहा हूँ, गौर से समझना, इसको मैं सिंपली ऐसे लिख लेता हूँ। कैसे? टी बराबर के वी का स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? टी अपनी जगह, हाँ। वी के पावर -2 नीचे जाएगा, फिर ऊपर भेजेंगे तो वी स्क्वायर बन जाएगा, कांस्टेंट की अपनी जगह। अब समझना सर, वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दिया है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो टेम्परेचर 9 टाइम्स हो जाएगा। तो 9 टी बोल दो, या 9 टाइम्स बोल दो। अच्छा सर, पीवी के प्रोडक्ट पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो अगर टेम्परेचर 9 टाइम्स है तो पीवी का प्रोडक्ट भी 9 टाइम्स होना चाहिए, तो वॉल्यूम तो 3 टाइम्स है। हाँ, तो इसका मतलब प्रेशर भी 3 टाइम्स कर दो, है ना। अगर प्रेशर भी 3 टाइम्स कर दोगे, तो आपका बेसिकली जो पीवी का प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। जैसे अब अगला सवाल और करते हैं। एक सवाल देखो, पी टी का स्क्वायर जो है सर, इस बार मैंने इसको कांस्टेंट बोल दिया, और टेम्परेचर को मैंने डबल कर दिया, ठीक है। इस बार ऐसे लिख लेते हैं, तो बाकी चीजें बताओ क्या सीन होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, सिंपल है, देखो टी टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है, अगर पावर माइनस होता तो मैं इसको उधर भेज देता, कोई टेंशन ना होता, क्योंकि मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में ही है, क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, प्रेशर के बारे में बात करते हैं, और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो समझना। अब जैसे ये आपके सामने सवाल है, इसमें बोला है पी टी स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया तो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ क्या होगा। एक बार मैं चाहता हूँ ये वाला सवाल आप ट्राई करो। क्या? कि हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ क्या होगा। और ये चीज मैं बता चुका हूँ, अगर पावर नेगेटिव है तो उधर भेज दो इस प्रकार से, और तब आप इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करो क्वेश्चन को। लेकिन इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है, ट्राई करके देखो एक बार, ट्राई करो। तब तक मैं जरा माइक अपना अरेंज कर लूँ। हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, गौर से समझना। देखो यहाँ पर हमारे सामने एक इक्वेशन है, पी टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। हम चाहते हैं ये इक्वेशन हमें दे रखी है और ये यार वैलिड रहे, इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अगर टेम्परेचर में डबल कर दूं, इसको हटाओ, ये कांस्टेंट पीवी और टेम्परेचर, इस पे ध्यान दो, इसको डबल कर दूं तो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ क्या होगा, आप ये बताओ। तो इसका मतलब है सर, अगर ये डबल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी डबल होना पड़ेगा, है ना। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट डबल होगा तभी तो टेम्परेचर डबल हो पाएगा। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। अब समझना, पी टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट क्या है, पी टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट को एक काम कर लेता हूँ, के मान लेता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा सर, टेम्परेचर को इस बार आप डबल कर दो, टेम्परेचर को डबल कर दो, तो टेम्परेचर को डबल मतलब 2 टी कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो ये अपनी जगह, टेम्परेचर को लिख लो 2 टी, और इसका स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट। तो एक बात बता, अगर तू चाहता है ये वाली इक्वेशन तेरी वैलिड रहे, तो तूने अगर इसके साथ छेड़छाड़ की है
तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, जिससे कट पिट के ओवरऑल यही इक्वेशन आ जाए। मतलब मुझे प्रेशर को इस बार 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए प्रेशर को मैंने 1/4 टाइम्स कर दिया है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो गया 4t² बराबर में कांस्टेंट के तो चल रहा था। अब ये 4 से 4 कटेगा, तो हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास वापस आ जाएगा pt² बराबर में कांस्टेंट। और यही हमारी सवाल में भी क्वेश्चन थी, pt² बराबर कांस्टेंट। अभी भी pt² बराबर कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर को जब आपने डबल किया, मतलब इस इक्वेशन में इस टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ किया, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रेशर आपको 4 टाइम्स करना पड़ गया, 1/4 टाइम्स करना पड़ गया इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आपने प्रेशर को 1/4 टाइम्स कर लिया, जिससे ये 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा वो कट जाए, और ये वाली इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये जैसी थी वैसी की वैसी ही रहे। हाँ सर। तो इसका मतलब कि प्रेशर आपका p/4 टाइम्स हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो, अगर अब सिंपल सी बात है सर, देखो टेम्परेचर डबल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी डबल होना चाहिए। तो अगर प्रेशर p/4 टाइम्स है तो वॉल्यूम कितने टाइम्स होना चाहिए? सर 8 टाइम्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम 8v की फॉर्म में होगा, प्रेशर 1/4 टाइम्स है, ये तो हमने निकाल लिया, तो इनका प्रोडक्ट तो डबल करना है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम को 8 टाइम्स कर लो, तभी ये दोनों कटेगा और ये इनका प्रोडक्ट डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम यहाँ पे 8v होना चाहिए। ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है। मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मैं एक बार इसे दोबारा समझा देता हूँ, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है किसी को थोड़ा कम समझ आया हो, गौर से समझना। सवाल बोल रहा है कि सर pt² जो है ना, ये कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ सर। तो वो बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया, अगर टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया तो प्रेशर का क्या होगा और वॉल्यूम का क्या होगा। मैंने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर को डबल करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा P और टेम्परेचर हो जाएगा 2T। टेम्परेचर को डबल कर दूंगा तो ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, है ना। टेम्परेचर T की जगह 2T, क्योंकि टेम्परेचर को सवाल में बोल रखा है डबल कर दिया है आपने। मैंने कहा हाँ। तो सर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4P, या फिर इसको ऐसे लिखता हूं, P अपनी जगह, ठीक है। टेम्परेचर को डबल करने से ये हो जाएगा 4t² बराबर में कांस्टेंट। अब सर समझो, सवाल में बोल रखा है pt² कांस्टेंट है, और आपने तो छेड़छाड़ के यहाँ पता नहीं कहां से 4 ले आया, तो इस 4 को हटाना है ना यार। क्यों? तभी तो pt² बराबर कांस्टेंट होगा और क्वेश्चन हमारा वेरीफाई, मतलब क्वेश्चन हमारा वैलिडेट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है, आप ये नई क्वेश्चन थोड़ी ना ला सकते हो कि यहाँ 4 एक्स्ट्रा आपने अपने मन से जोड़ दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपने टेम्परेचर डबल किया, तो आप प्रेशर को 1/4 टाइम्स कर दो, जिससे ये 4 और ये 4 कट जाए और pt² बराबर कांस्टेंट हो, जो कि सवाल में भी आपको यही दे रखा था। ठीक है, तो आपको इसके ये इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको डबल करने से अगर इक्वेशन बदल रही है तो दूसरे वाले को उसी का हाफ कर दो। ठीक है, अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है तो इसको 1/4 कर लो, अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है तो इसको 1/3 कर लो, जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई रहे भाई। हाँ सर। जैसे ही आपने ये किया तो pt² कांस्टेंट हो गया, तो यहां से इतना समझ आया, टेम्परेचर को जब आपने डबल किया तो आपका प्रेशर कहाँ कितना करना पड़ा? p/4 करना पड़ा, यानी कि प्रेशर आपको कितना करना पड़ा? 1/4 टाइम्स करना पड़ा, p/4 हो गया जिससे प्रेशर। मैंने कहा वॉल्यूम बता। अब मैंने आपको ये बताया था, pv होता है nRT, n कांस्टेंट r कांस्टेंट हटाओ, तो टेम्परेचर pv के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर अगर डबल हो गया तो pv का प्रोडक्ट भी डबल होना चाहिए। अभी समझ में आया कि pv का प्रोडक्ट आपका डबल होना चाहिए। अभी समझ में आया था सवाल में कि सर प्रेशर तो 1/4 टाइम्स है, प्रेशर तो p/4 टाइम्स है, तो इसका मतलब वॉल्यूम को आप v मत लिखो, तो वॉल्यूम को 8v लिख लो, वॉल्यूम को 8 टाइम्स कर लो, तभी इसको काट के pv का प्रोडक्ट 2pv बनेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे 8v हो जाएगा। ये है बेसिकली सवाल, समझो, ये है बेसिकली सवाल। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बार खुद से ट्राई करना, मजा आएगा, और कमेंट करना अगर समझ में आया तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। इस बार सवाल है हमारे पास क्या? v/में t³ जो है सर, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, v/में t³ कांस्टेंट है, और आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया। इफ, तो बाकियों के साथ क्या होगा ये बताओ। किसके साथ? वॉल्यूम के साथ क्या होगा और प्रेशर के साथ क्या होगा। ट्राई करो इसको जल्दी से, तब हम आगे बात करते हैं। ट्राई करो, आसान सवाल है, ट्राई करो। तो सर ये क्या लिख रखा है?
अब मैं बता रहा हूँ, ये लिखा है वी टी की पावर -3 बराबर में कांस्टेंट के, और मैंने कहा था पावर माइनस में तो इसको उधर भेज दो, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ v बराबर में k इंटू में t का क्यूब। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाली क्वेश्चन आ गई, हम इसी की हेल्प से अब सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ सर, तो इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसने क्या बोला है। सर देखो टेम्परेचर को डबल किया है, तो एक बात बताओ, v बराबर में है k इंटू में t का क्यूब। अब अगर टेम्परेचर डबल होगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, है ना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। समझे कैसे बोला सर, ये क्वेश्चन है, टेम्परेचर को टी की जगह 2t पुट करना, तो 2t का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, तो यानी कि 8t क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब कि वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो हमने बोला वॉल्यूम 8 टाइम्स है। मैंने कहा यार वॉल्यूम में मजा नहीं आया, प्रेशर बताओ क्या सीन होगा। तो सर देखो पीवी का प्रोडक्ट टेम्परेचर के बराबर करना है, तो पी इंटू में वी, इनका प्रोडक्ट हमें टेम्परेचर यानी कि डबल करना है, क्योंकि टेम्परेचर तो सवाल में डबल हो रखा है ना, तो पीवी का प्रोडक्ट डबल करना है क्योंकि टेम्परेचर डबल है। अच्छा, और वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर को आपको P/4 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी ये कट के 2 PV आएगा, और अगर पीवी का प्रोडक्ट डबल तो टेम्परेचर भी डबल, तो इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे P/4 होगा। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे P/4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला भी यही करा लेता हूँ। अगला सवाल है P बराबर में के टी का स्क्वायर। ठीक है, अगर प्रेशर के टी स्क्वायर है, एंड अगेन वही चीज है कि टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, प्रेशर के साथ क्या होगा, तो मैंने कहा समझ, टेम्परेचर को डबल कर, अगर डबल करेगा तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, टेम्परेचर को डबल मतलब 2v कर दिया, 2t कर दिया, t को 2t, तो जैसे यहाँ 2t पुट करूंगा तो 2t का स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 आ गया, इसका मतलब कि प्रेशर 4 टाइम्स हो गया। प्रेशर कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। हाँ सर, प्रेशर 4 टाइम्स हो गया, है ना। अब एक पूछू, प्रेशर बराबर में के 2t स्क्वायर, ये किया है मैंने, है ना। टेम्परेचर आप उसने सवाल में बोला था टेम्परेचर 2t हो गया, तो यहाँ t की जगह 2t पुट कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आगे आ जाएगा, तो प्रेशर 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। टेम्परेचर, प्रेशर, अब क्या बचा, वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ क्या होगा, तो सर पीवी का प्रोडक्ट हमें टेम्परेचर के बराबर लाना है, टेम्परेचर डबल हो गया तो इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट भी डबल होना चाहिए। तो अगर पी है हमारा, ठीक है, पी हमारा है 4 टाइम्स, है ना, पी हमारा अगर 4 टाइम्स है, इसको साफ साफ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, पी अगर हमारा 4 टाइम्स है, तो वी हमारा हाफ टाइम्स होना चाहिए, तभी तो कट के 2 PV बनेगा। हाँ, तो इसका मतलब v कितना होना चाहिए, v/2, यानी कि हाफ टाइम्स होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सवाल में एक छोटी सी एनालिसिस आप ये भी कर सकते हो, इसको हटाओ, कि सर देखो डेल्टा यू क्या होता है, NFR डेल्टा टी बटे 2। ठीक है, और इसमें एक चीज समझ में आ रही है सर, कि टेम्परेचर पहले टी था फिर 2t हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर बड़ा है, इनिशियल टेम्परेचर छोटा है, तो डेल्टा टी पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा यू इस सवाल में कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। अब यहाँ पे समझ में आ गया, वॉल्यूम तो कम हो गया, हाफ हो गया सर, पहले वी था अब v/2 हो गया, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है, तो वर्क डन बाय गैस भी इस सवाल में नेगेटिव हो जाएगा, इस सवाल में। ठीक है, तो ऐसे भी छोटे छोटे एनालिसिस आप इस सवाल में कर सकते हो, ऑल दो ये तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, आता होगा। तो एक सवाल और करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मैं जगह दे दे रहा हूँ। तो ये आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस सवाल को, सब कुछ विजिबल है। कौन है, हाँ सर। उसने बोला है पी की पावर -3 कांस्टेंट है, आपके पास 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस है 100 केल्विन पे, और वॉल्यूम है वी नॉट। आपने क्या किया, वॉल्यूम को डबल कर दिया, मतलब वी नॉट को 2v0 कर दिया है। तो आप मुझे डेल्टा यू बताओ पहले पार्ट में, और वर्क डन बाय गैस बताओ दूसरे पार्ट में। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, चलो। उम्मीद है आप लोगों ने इस सवाल को ट्राई किया होगा। अब मैं इस सवाल को आपको बताता हूँ कि इसे एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसे सवाल बहुत हम कर चुके हैं इतनी देर में। ये शायद दूसरा लेक्चर है, और दूसरे लेक्चर में ही आपने 50% अराउंड ये चैप्टर, लगभग 40% मान लो, 45 खत्म हो चुका है। बहुत छोटा चैप्टर है ये। पीवी की पावर -3 बराबर में के मतलब कांस्टेंट। ठीक है, उसने बोला है 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, 100 केल्विन पे है, शुरू में वॉल्यूम वी नॉट है, अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया, डेल्टा यू बताओ, वर्क डन बाय गैस बताओ। तो मैंने सबसे पहले इतना देखा कि यार इसने वॉल्यूम को वी नॉट से डबल करके 2v0 कर दिया,
और ये वाले सवाल मैं करा चुका हूँ। ये मिक्सचर है भाई, ये निकालना अलग हो गया और ये वाला सवाल अलग हो गया। ये सवाल जब अलग होता था तो हम बोलते थे कि बाकी दोनों चीजें कितने टाइम्स हो गई है ना, कौन सी, प्रेशर और टेम्परेचर। और डेल्टा यू वर्क डन, ये तो एक अलग ही कहानी है। तो बढ़िया सवाल है, एक हिसाब से थोड़ा मिक्सिंग वाला सवाल है। तो सर अगर वॉल्यूम को आप डबल कर देते हो, हाँ, इफ वॉल्यूम बिकम डबल, ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या होगा? तो मैंने कहा यार इसको अगर मैं गौर से देखूं तो ये मैं ऐसे लिख लूं, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूं, इसको लिख लेते हैं P बराबर में के वी का क्यूब। हाँ सर, तो सर अगर P बराबर के वी का क्यूब आप लिख रहे हो और आप बोल रहे हो वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि प्रेशर 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना। प्रेशर जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। मैंने कहा यार प्रेशर तो समझ में आ गया, टेम्परेचर का बता क्या सीन है। सर देखो, टेम्परेचर पीवी के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो पीवी का प्रोडक्ट 8 2 जा 16 टाइम्स है, तो टेम्परेचर भी 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। यहां से हमें समझ में आ गया टेम्परेचर कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। उसने बोला है सर डेल्टा यू बताने को, ठीक है। अब सवाल सॉल्व करते हैं। डेल्टा यू निकालना था, तो डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन में 2। अब जरा एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। सर एन मतलब मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोल उसके 2 दे रखे हैं, देखो ये एन की वैल्यू 2 दे रखी है। मोनो एटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, आर की वैल्यू 25/3 इनटू डेल्टा टी होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब समझना, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 16 टाइम्स, इनिशियल टेम्परेचर कितना है टी, तो उसने टी की वैल्यू दे रखी थी 100 केल्विन। तो अगर टी हमारा 100 केल्विन है, तो जो 16 टी है और 16 टी ही हमारा फाइनल टेम्परेचर है, और ये हो गया टी हमारा इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर हमारा 100 केल्विन है और 16 टी हो गया बाद में टेम्परेचर, जो कि फाइनल टेम्परेचर है, जो कि हो जाएगा 1600 केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 100, ठीक है, अच्छा, बटे 2। खत्म सवाल। आगे उम्मीद है आप लोग खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। कोको आ रहा है लग रहा है, 2 मिनट रुकना यार। ये रहा, ये देखो भाई मुंह में खीरा दबा के आया है कोको हमारा। कोको लाओ खीरा दे दो, लाओ दे दो, दो, लाओ दो मेरा खीरा। ये नहीं दे सकता मैं, ओ भाई रुको इसे रख देता हूँ, पहले सोफे से लेटा दी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि टेम्परेचर, अरे यार अच्छा, टेम्परेचर कितने टाइम्स हो गया, ओहो, ये लो पकड़ो इसको। तो मैं बोल रहा था इनिशियल टेम्परेचर 100 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर 16 इतना हो गया, तो ये हो गया बेसिकली। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सर 3 से 3 गया, हाँ, इस 2 से वैसे ये 2 काट दो आप, ठीक है, आराम से कट जाएगा, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 25 मल्टीप्लाई 1600 में से 100 माइनस कर दोगे 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 इंटू 25 जो भी आता है वो आप सॉल्व कर लेना, वो आपका खुद का काम है। आगे बढ़ते हैं। आगे वो सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है वर्क डन बाय गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे पता है अगर आपने इस सवाल को ट्राई किया होगा तो आप इस चीज में फंस गए होगे कि सर ये कैसे निकाला जाए, वर्क डन बाय गैस कैसे निकाला जाए। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सिंपल चलते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तब आपको ये समझाता हूँ कि वर्क डन बाय गैस आप कैसे निकालोगे। देखो सर, वर्क डन बाय गैस होता है, ठीक है, वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी, यही होता है वर्क डन बाय गैस। मैंने कहा यार वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। सर समझना, यहाँ प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, तो सॉल्व कैसे करें सर? यार यही तो पंगा है इस सवाल में कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। मेरा माइक चल रहा है ना, हाँ सर देखो सिंपल चलते हैं। हमें इतना पता है पी वी की पावर -3 बराबर कांस्टेंट है। इस चीज को मैं सॉल्व करके थोड़ा सा इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि प्रेशर बराबर है के इंटू वी का क्यूब, है ना। ये तो लिख सकते हैं ना, प्रेशर बराबर है के इंटू वी का क्यूब। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, मैंने कहा हाँ, इस चीज को सर इस फॉर्म में लिख दिया। तो एक काम कर लो, यहाँ प्रेशर की जगह वैल्यू पुट कर दो उसकी, तो वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन के वी का क्यूब इंटू डीवी। सवाल यहीं पे समाप्त। अब लिमिट्स पुट करनी है। सर इनिशियल वॉल्यूम था वी नॉट, बाद में हो गया वॉल्यूम डबल, तो शुरू में वॉल्यूम कितना था वी नॉट, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 2 वी नॉट, है ना, बाद में वॉल्यूम डबल हो गया, डबल मतलब 2 वी नॉट हो गया। तो सर यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करोगे, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, v की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है। और अब सिंपली आपको छोटी लिमिट में v नॉट, बड़ी लिमिट में 2 वी नॉट पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई कर दो। सर k अपॉन में 4 अपनी जगह, मैंने कहा अब ये 2 पुट करिए यहाँ पे, तो 2 वी नॉट की पावर 4 माइनस
एक बार वी नॉट पुट करना, वी नॉट की पावर 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहो कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ, इसको एक काम कर दूं मैं क्या, इसको मैं थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने। सर के बाई 4 अपनी जगह, मैंने कहा ठीक है सर, के बाई 4 अपनी जगह। ठीक है, हाँ सर 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 वी नॉट की पावर 4 माइनस वी नॉट की पावर 4, तो ये हो जाएगा के बाई 4, 16 में से एक गया 15 वी नॉट की पावर 4। ये समझ में आया कि सर ये के बाई 4 अपनी जगह, 16 में से एक गया 15 वी नॉट की पावर 4। अच्छा ओके, तो मेरे हिसाब से यही है इसका आंसर, चेक कर लेता हूं। ठीक है, हाँ करेक्ट है। तो ये है आपका फाइनल आंसर वर्क डन बाय गैस का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। और इसमें ये जो सेकंड पार्ट था वर्क डन बाय गैस कैसे निकाला जाए, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल था, बट इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। हमें पता है वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। सर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आप निकाल लो इस इक्वेशन से, तो वो आ गया प्रेशर की वैल्यू के इंटू वी का क्यूब। जैसे ही आपने के इंटू वी का क्यूब प्रेशर की जगह के इंटू वी का क्यूब पुट किया, डीवी अपनी जगह, शुरू में वॉल्यूम थी वी नॉट, बाद में 2 वी नॉट, तो डीवी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो शुरू में वॉल्यूम वी नॉट डालो, बाद में 2 वी नॉट डालो। फिर आपने बोला के बाहर आ गया, वी की पावर 3 का इंटीग्रेशन वी की पावर 4/4, तो 4 भी बाहर ले लो, और इतने पूरे में आपने लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट शुरू में वॉल्यूम वी नॉट, बाद में 2 वी नॉट, और इसको सिंप्लीफाई करते करते फाइनली आप यहां तक पहुंच गए। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं। हाँ, आई गेस क्लियर हो गया। देखिए क्या है अगला सवाल, देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया प्रेशर, यहाँ पे मैंने बोल दिया वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, वी पी, ए पॉइंट पे वॉल्यूम है, अरे यार चलो ठीक है, वी नॉट, और बी पॉइंट पे है पी नॉट, 4 वी नॉट, 4 पी नॉट। ठीक है, यहाँ प्रेशर है। ठीक है, और 4 पी नॉट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसने बोला क्या है, इफ टेम्परेचर एट ए 100 केल्विन है, 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस, 2 मोल मोनो, पहले मैं नोट कर लेता हूँ, आप साथ साथ नोट कर लो, मोनो एटॉमिक गैस आपको दे रखी है। उसने बोला है वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू बताइए। ठीक है, साइन बताइए। एक काम करिए, सबसे पहले आप मुझे ना सवाल में साइन के बारे में बात बताइए, इधर वर्क डन बाय गैस, इधर डेल्टा यू, कहां से कहां पे, ए से बी से सी से ए से बी से सी से ए। ठीक है, आप मुझे साइन बताइए कि ए से बी जब आप जा रहे थे, ए से बी जब आप जा रहे थे तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ए से बी जब जा रहे थे तो डेल्टा यू पॉजिटिव था या नेगेटिव था, बी से सी के लिए बताइए, सी से। एक काम करता हूँ, ये वाला सवाल मुझे सॉल्व करने दीजिए आप। ठीक है, वैसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक काम करो आप, चलो ट्राई भी कर लो, अगर किसी को ट्राई करना है तो वो ट्राई कर ले। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इस सवाल को, तो पहले इतना सॉल्व करते हैं, और फिर मुझे एक और बात बतानी है आपको, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वैसे यार वो दूसरी बात क्या है कि यार किसी भी प्रोसेस में याद रखना, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज जीरो होती है। क्या, डेल्टा यू कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो नेट डेल्टा यू होता है वो ऑलवेज किसी भी प्रोसेस में जीरो होता है। खैर उस चीज पे भी हम आएंगे, वो चीज अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इस समझो। सर देखो, उसने एक ग्राफ दे रखा है ए बी सी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी, ए पॉइंट पर वॉल्यूम है वी नॉट, प्रेशर है पी नॉट, बी पर वॉल्यूम है 4 वी नॉट, प्रेशर पी नॉट ही है, सी पर प्रेशर है 4 पी नॉट, वॉल्यूम है 4 वी नॉट। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर ए पे 100 है, 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, तो ए से बी पे वर्क डन बाय गैस का साइन क्या होगा। यार सिंपल सी बात है, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, यार इसको ना अच्छे से एनालाइज करते हैं, हमें बस साइन बताना है, हमें वैल्यू वैल्यू पे नहीं ध्यान रखना। आप ऐसे समझो, जब मैं ए से लेकर बी की बात करूंगा, ठीक है, तो सर ए से लेकर बी के लिए, ए से लेकर बी के लिए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रही है,
तो अगर वॉल्यूम वी नॉट से 4 वी नॉट हो गई तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डीवी। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो जो चेंज इन वॉल्यूम है डीवी वो भी बढ़ेगा, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आएगा। तो ए से बी में वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ए से बी में डेल्टा यू के बारे में बात करते हैं, तो डेल्टा यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, टेम्परेचर पे। उसने बोला टेम्परेचर एट ए है 100 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर एट ए है 100 केल्विन। अब टेम्परेचर पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पी नॉट इंटू वी नॉट, जब पीवी का प्रोडक्ट पी नॉट इंटू वी नॉट है तो टेम्परेचर है 100 केल्विन। तो साफ सीधी बात है, जब पीवी का प्रोडक्ट पी नॉट इंटू 4 वी नॉट होगा तो ये हो जाएगा 4 पी नॉट वी नॉट, है ना। पी नॉट इंटू 4 वी नॉट, तो 4 आगे लिख लिया, तो पी नॉट इंटू वी नॉट 100 के बराबर है, 100 इंटू 4 400 केल्विन। तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है 400 केल्विन। सर इस पॉइंट पे पीवी का प्रोडक्ट कितना है, 4 पी नॉट इंटू 4 वी नॉट, तो 4 4 जा 16 पी नॉट वी नॉट। अब पी नॉट वी नॉट 100 है तो 1600 केल्विन। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, 1600 केल्विन। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। सर इतना समझ में आ गया कि ए से बी में अगर आप बात करोगे, ए पे टेम्परेचर 100 है, बी पे टेम्परेचर 400 है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा यार, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। डेल्टा यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बात करूं बी से सी, तो सर बी से सी पे जब आप बढ़ रहे हो, हाँ सर गौर से समझते हैं, बी से सी पे जब हम बढ़ रहे हैं, बी से सी, तो सर बी से सी पे हमें इतना तो समझ आ रहा है कि वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। बी से सी में वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो रहा है, देख बी से सी पे जब गए तो वॉल्यूम तो 4 वी नॉट का 4 वी नॉट ही है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस हो जाएगा 0। वर्क डन बाय गैस हो जाएगा 0, है ना। अच्छा, अगर मैं बी से सी की बात करूं तो बी से सी में सर, बी से सी में, बी में टेम्परेचर 400 है, सी पे टेम्परेचर 1600 है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू बढ़ेगा। बी से सी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा यार, है ना। अच्छा, सी से ए के बारे में चर्चा करते हैं। सी से ए में जब हम आ रहे थे तो सर टेम्परेचर 1600 से 100 हो गया, इसका मतलब सी से लेकर ए वाले रास्ते में जो आपका टेम्परेचर है वो घट रहा है, तो टेम्परेचर घट रहा है तो डेल्टा यू हो गया नेगेटिव। हाँ, लेकिन वर्क डन बाय गैस क्या होगा, तो सर वर्क डन बाय गैस सी पर अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम है 4 वी नॉट और ए पर है वॉल्यूम वी नॉट, तो वॉल्यूम भी घट रहा है, वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। वॉल्यूम अगर घट रहा है तो डीवी नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय गैस हमारा कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बताओ इतना समझ में आया, इसको एक काम करो नोट कर लो। मैंने आपसे बोला था साइन के बारे में बताओ वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू के लिए, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो ये आप बताओ। तो ये आपने बता लिया, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अब बात करते हैं आगे। सर हमें अभी आपने समझाया कि किसी प्रोसेस में जो डेल्टा यू नेट होता है वो 0 होता है, तो सर इसमें भी डेल्टा यू नेट 0 आना चाहिए। ए से बी में डेल्टा यू की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, बी से सी में कुछ पॉजिटिव होगी, सी से ए में कुछ नेगेटिव होगी, तो सबको जोड़ूंगा तो नेट आएगा और वो नेट 0 आना चाहिए। मैंने कहा हाँ सर वेरीफाई करके दिखाओ, ले यार कर ले, खुद ही कर ले। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा यू ए से लेकर बी की, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर डेल्टा यू ए से लेकर बी तक की अगर आप बात करोगे तो वो होता है नफरत बटे 2, यही होता है ना। हाँ सर देखो, एन की वैल्यू वैसे उसने सवाल में आपको दे रखी थी 2 है, मोनो एटॉमिक गैस से डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, आर की वैल्यू 25/3, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी ए से लेकर बी के लिए, तो बी में है 400, ए में है 100, तो 400 में से 100 गया 300/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है सर, ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 25 3 जा 75, प्लस का 7500 आ गया। ठीक है, तो ये तो ए से बी के लिए बात हुई है। हाँ सर, ए से लेकर बी। अब देखो यहां हमने टेम्परेचर ऑलरेडी निकाल लिया है तो इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा सर ए से बी के लिए हो गई, अब जरा बी से सी के लिए करो। ठीक है, बी से सी के लिए तो मैंने कहा एन की वैल्यू कितनी है सर, एन की वैल्यू तो 2 ही रहेगी ना यार, एन तो 2 ही है, एफ की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 25/3, नफरत डेल्टा टी कितना होगा, तो बी से सी में 1600 में से अगर आप 400 माइनस करोगे तो आएगा 1200। ठीक है, एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 25 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 को 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4, एक 5 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो गया 0 5 5 10 को 0 1 300, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 300। 25 इंटू 12 होता है 300 और 2 जीरो ऑलरेडी है, तो ये आ गया हमारा डेल्टा यू बी से सी के लिए। सर वैसे डेल्टा यू है क्या इंटरनल एनर्जी,
तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा, चिंता मत करो, डेल्टा यू तो जूल में ही होगा। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। तो ये ए से बी हो गया, ये ए से बी हो गया, ये बी से सी हो गया। अब हमें सी से ए भी निकाल के चेक कर लेना चाहिए, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। डेल्टा यू सी से ए यहां पे कर रहा हूं, दिख रहा है ना? हाँ, अगर आप सर डेल्टा यू निकालोगे सी से लेकर ए तक के लिए, तो आप क्या बोलोगे? नफरत। एन की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 25/3 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आएगा सर? 1600 में से 100 माइनस कर दो, 1500/2। सर अगेन 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 25 × 15, 25 × 15 करना पड़ेगा यार। 25 को 15 से मल्टीप्लाई, 5 को 5, 2 कैरी, 5 to 10 to 12 मल्टीप्लाई में 25, 557 375। ठीक है, 37500, 37500। और मैं शायद यहाँ कुछ गलती कर रहा हूँ यार, सी से ए में मैंने कुछ गलती की है। एन की वैल्यू, एफ की वैल्यू, आर की वैल्यू, ठीक है, सी से ए में डेल्टा टी कितना आ जाएगा सर? ये माइनस में आएगा ना, क्यों? क्योंकि ये माइनस में आएगा। अब एक डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो जब मैं सी से ए में जा रहा था, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है ए पे? 100 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 1600। तो 1600 में से 100 माइनस होगा, तो माइनस 1500 आएगा ना। हाँ, तो ये जो है ना, ये है माइनस 1500, इसको ढंग से लिख लो। डेल्टा टी हमारा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, तो ओवरऑल हमारा आंसर ये आ गया। अब अगर मैं डेल्टा यू ए से बी निकाल चुका हूं, यहां पर मैं बी से सी निकाल चुका हूं, यहां पर मैं सी से ए निकाल चुका हूं, तो डेल्टा यू नेट 0 आना चाहिए। अगर 0 आया बहुत शानदार, अगर 0 नहीं आया इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत की होगी, चेक कर लूंगा। पहले हम डेल्टा यू नेट निकालते हैं। डेल्टा यू नेट सर ए से बी में कितना था? ए से लेकर बी में 7500 प्लस सर बी से सी में था 30,000 माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 37500। और कमाल की बात क्या है, ये तीनों कट के 0 ही आएगा। हो गया काम। सर यहां से हमने प्रूफ तो कर दिया डेल्टा यूनिट 0 आता है। ये देखो, डेल्टा यूनिट किसी प्रोसेस में 0 आता है, तो इस चीज को लिख लो कि किसी प्रोसेस में डेल्टा यूनिट ऑलवेज 0 आता है। डेल्टा यू 0 नहीं आता है, डेल्टा यू नेट 0 आता है। मतलब इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जो नेट इंटरनल एनर्जी होगी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, जो नेट इंटरनल एनर्जी होगी वो ऑलवेज 0 होगी, है ना? ठीक है सर, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक बार इस सवाल को देख लीजिए, फिर अब हम अपना अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले इतना देख लीजिए आप। तो अब हम लोग करते हैं अपना इस चैप्टर का अगला आर्टिकल, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग में लिख लीजिए फर्स्ट, ढंग से लिख लेते हैं यार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन एक बात है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं। केमिस्ट्री में क्या चलता है उससे मुझे मतलब नहीं है, अभी हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, बेस्ड ऑन CONSERVATION, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना, हमें बस इतना समझना है कि अगर बोले किस प्रिंसिपल पे काम करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किस चीज पे बेस होता है, तो आप बोलोगे सर बेस्ड होता है एनर्जी की कंजर्वेशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? एनर्जी की कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, मतलब किस चीज पे डिपेंड करता है या किस चीज पे बेस है ये वाला बेसिकली हमारा फर्स्ट लॉ, तो ये इस पे बेस्ड है। अब अगली बात, इसमें जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट, जो कि हमारा रिजल्ट है वो है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक एक चीज को समझते हैं। यार देख, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये हमें क्या बोलता है कि सर जो डेल्टा क्यू है ना, वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। सर एक बात बताओ, डेल्टा यू क्या होगा? तो डेल्टा यू होता है मेरे भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है सर,
अब आगे बात करते हैं सर, डेल्टा डब्ल्यू क्या है? डेल्टा डब्ल्यू तुम बताओ क्या है? सर डेल्टा डब्ल्यू है चेंज इन वर्क डन। क्या है? चेंज इन वर्क डन। और जिसने भी ये बोला वो गलत है। अबे डेल्टा डब्ल्यू लोग बोलते हैं चेंज इन वर्क डन है, बट एक्चुअल में ये चेंज इन वर्क डन होता ही नहीं है। डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट चेंज इन वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन बाय गैस। तो सर अगर आप बोल रहे हो डेल्टा डब्ल्यू ये वाली चीज ये चेंज इन वर्क डन नहीं है तो क्या है? तो ये वर्क डन बाय गैस है भाई। अच्छा सर अगर ये वर्क डन बाय गैस है तो इसको डेल्टा डब्ल्यू की जगह वर्क डन बाय गैस ऐसे क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा अब वो मैं नहीं जानता, वो किताबों वालों की मर्जी है भाई, जिसने ये इक्वेशन बनाई उससे जाके पूछना। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू का मतलब ये नहीं है कि चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन नहीं है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन बाय गैस। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब तुझे पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है बे? चेंज इन, अबे चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये क्या हुआ कि एक डिस्प्लेसमेंट ये रहा एक डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दोनों का चेंज। अबे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कुछ होता ही नहीं है, तो चेंज इन वर्क डन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, ये तो कुछ होगा ही नहीं। ये एक्चुअल में चेंज इन वर्क डन नहीं है, ये वर्क डन बाय गैस है। इस चैप्टर में हम जो भी वर्क डन पढ़ रहे हैं ना वो गैस का वर्क डन पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस। ये भी आइडियली करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन किताबों में ये ना लिखकर वो ये लिखता है, तो बिल्कुल घबराना मत इस चीज से। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू है ये है वर्क डन बाय गैस। ठीक है, ये है वर्क डन बाय गैस। अच्छा सर ठीक है। सर डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू है हीट। ये हीट है, हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर रिलीज्ड, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ये हीट रिलीज भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, या फिर बोला जाए हीट गिवन भी हो सकता है, ये हीट टेकन भी हो सकता है। बातें तो खैर सेम ही निकल के आती हैं। सर ये चीज थोड़ा एलोबरेट करो, ये चीज थोड़ा समझाओ। मैंने कहा सब गौर से समझना। अगर तू ये चेंज इन हीट है, ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, हीट टेकन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, हीट गिवन हीट रिलीज कुछ भी हो सकता है बेसिकली। अब इसका मतलब समझना, अगर मान लो मैंने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम पे हीट बढ़ गई, पहले हीट कम थी आपने हीट एक्स्ट्रा दी तो हीट अब बढ़ गई, तो इसका मतलब चेंज इन हीट पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा उस केस में हीट गिवन या फिर हीट एब्जॉर्ब। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो चेंज इन हीट पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? अभी तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैंने तुमको 2 रुपए दिए तो तुम्हारे पास अब 12 रुपए हो गए। तो पहले 10 रुपए थे। अब इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूं कि या तो मैंने तुमको 2 रुपए दिए या तो तुमने मेरे से 2 रुपए एब्जॉर्ब कर लिए, यानी कि या तो तुमने मेरे से 2 रुपए लिए, यानी कि या तो मैं 2 रुपए दे रहा हूं, ये भी सही है, और ऐसा भी बोल सकते कि तुम 2 रुपए ले रहे हो। तो अगर मैं चेंज इन रुपए निकालूं तो पहले बाद में 12 शुरू में 10, तो ओवरऑल चेंज आ गया मेरा 2 रुपए का। अब चेंज किस में आया है? पॉजिटिव में आया है। अरे बस एक फर्जी से एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चेंज किस में आया? पॉजिटिव में आया है। तो इसका मतलब अगर कोई सिस्टम, किसी सिस्टम को आप हीट गिवन कर रहे हो, हीट दे रहे हो, या फिर बोला जाए वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब उस पर हीट बढ़ गया है, तो चेंज इन हीट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं किसी सिस्टम से मैं हीट ले रहा हूं, कि मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, हाँ सर, उसमें से इसको मैं दोबारा से मिटा के समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है सर, 10 रुपए हैं, और उसमें से मैंने क्या कर दिया, उस 10 रुपए में से मैंने 2 रुपए निकाल लिए, तो तुम्हारे पास 8 रुपए आ गए। तो अगर मैं पैसे निकाल लूं तुम्हारे पास से, तो अब तुम्हारे पास कितने? 8। शुरू में कितने थे? 10। तो चेंज इन रुपए कितने आ गया? चेंज कितना आ गया? आप बोलोगे -2 का चेंज आ गया। तो इसका मतलब कि इस बार चेंज नेगेटिव में आया है। और चेंज नेगेटिव में कब आया? जब मैंने तुमसे पैसे लिए। तो अगर आप किसी सिस्टम से हीट ले रहे हो, ठीक है, या फिर बोला जाए कोई सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, आप सिस्टम से हीट गिवन यानी सॉरी सिस्टम से हीट टेकन यानी कि ले रहे हो, या फिर कोई सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, दोनों ही केसेस में जो वर्क डन और जो चेंज इन हीट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा। इस चीज को मैं अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, इसमें ना डेल्टा क्यू होता है यहाँ पे हीट चेंज। अब हीट चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, हीट चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो लैंग्वेज पढ़ के हमें क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिखो, सबसे पहले ये लिख लो आप। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हीट गिवन टू सिस्टम। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर आप हीट सिस्टम को दे रहे हो
ठीक है, तो पहले सिस्टम पे कम एनर्जी थी, अब आपने हीट देके उसकी एनर्जी बढ़ा दी, या फिर ऐसे बोलो पहले सिस्टम पे हीट की वैल्यू कम थी, है ना, आपने उसको हीट देके हीट बढ़ा दी, तो जो चेंज इन हीट होगी वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, टेकन फ्रॉम सिस्टम। एक बात बताओ, हीट सिस्टम के पास कुछ ना कुछ थी, उसमें से हीट निकाल लिया, तो अब सिस्टम के पास कम हीट बची, पहले ज्यादा थी अब कम थी, तो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली कम हो गई, शुरू में ज्यादा थी, तो चेंज इन हीट नेगेटिव आया, तो जो डेल्टा क्यू होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को और एलोबरेट करते हैं। इस चीज को अगर मैं ऐसे बोलूं, क्या बोल दूं कि हीट इज एब्जॉर्बिंग, हीट इज एब्जॉर्बिंग, पहले मुझे लिखने दो, बाय द सिस्टम। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? हीट इज एब्जॉर्बिंग बाय द सिस्टम। जो सिस्टम है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। आप समझना, सिस्टम था, उस पर कुछ ना कुछ हीट थी, मैंने कहा हाँ, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो सिस्टम के पास और हीट आ गई। अब और हीट आ गई तो चेंज इन हीट हो गया पॉजिटिव। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, इफ सिस्टम रिलीज हीट, तो चेंज इन हीट हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि इस बार सिस्टम ने हीट रिलीज कर दिया है, तो चेंज इन हीट हो जाएगा नेगेटिव। कैसे सर? सिस्टम पे कुछ ना कुछ हीट थी, उसने और रिलीज कर दी और कम हो गई, है ना। सिस्टम पे हीट थी मान लो 10 रुपए की, उसने रिलीज कर दिए कुछ हीट, मतलब 2 रुपए रिलीज कर दिए, तो अब 8 रुपए बचे, तो चेंज नेगेटिव में आ जाएगा। तो जो डेल्टा क्यू है वो 4 लैंग्वेजेस में लिखा हो सकता है, 1 2 3 4। इन चारों को पढ़ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डेल्टा क्यू की वैल्यू जो सवाल में दे रखी है वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। बस ये बात आपको याद रखना है। दोबारा समझ लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, जो कि बोलता है डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। यहाँ डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस है, ना कि चेंज इन वर्क डन। ठीक है, डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू है हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, हीट रिलीज भी हो सकता है, हीट गिवन भी हो सकता है, हीट टेकन भी हो सकता है, बात सेम ही है। और इसकी 4 लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम कई बार फंस जाते हैं और हमें फंसना नहीं है। नोट करिए इस चीज को। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स में यहाँ पे आप एक चीज लिख लीजिए कि ये लॉ जब भी हम किसी सवाल में लगाएंगे, तो जो डेल्टा क्यू होगा, डेल्टा यू होगा एंड डेल्टा डब्ल्यू होगा, ये हमें विद साइन पुट करना है, विद साइन पुट करना है। मतलब इनकी वैल्यू हमें साइन के साथ डालनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों चीजें जो होंगी वो विद साइन पुट करना होगा, विदाउट साइन पुट नहीं करना है कि भैया हम दिमाग लगा दिया। हाँ, और ऐसी फॉर्मूले होते हैं जैसे कि काइनेटिक, जैसे कि हमारा वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्प्लेसमेंट तो खैर मानता हूं उसमें तो साइन पुट करना होता है, लेकिन जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूले में मैं बोलता था सिर्फ मैग्नीट्यूड करो अगर कभी नेगेटिव में कोई चीज आ रही है तो। लेकिन यार इन सब फॉर्मूले में याद रखना है विद साइन पुट करना है। ठीक है, इन सब फॉर्मूले में चीजों को विद साइन पुट करना है, डेल्टा डब्ल्यू भी साइन के साथ पुट होगा, डेल्टा यू भी साइन के साथ पुट होगा और डेल्टा क्यू भी साइन के साथ पुट होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें ना एक सवाल कराता हूं और फिर बाकी चीजें हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, वो नोट कर लीजिए यार आप। ठीक, क्या है वो चीज? एक सवाल कराना था, पहले इसको मिटा लेता हूं मैं, नोट करो इसे। आप इस सवाल को साथ साथ नोट कर सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे ये एक छोटा सवाल है और ये आज का लास्ट सवाल है। क्या बोल रहे हैं? इन चेंजिंग द the state from A to B 200 joule of heat is absorbed by the gas by the gas such that gas expand and and magnitude of work done, अगर कभी ना मेंशन किया हो तो ये वर्क डन बाय गैस ही होगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय गैस इज 100 जूल फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
एक बार आप चाहो तो इस सवाल को ट्राई कर लो, सिंपल अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का ही सवाल है। क्या बोल रहा है कि इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम ए टू बी 200 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस। ये 200 जूल क्या है? हीट है, मतलब डेल्टा क्यू है, ठीक है। 200 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस। अच्छा, हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है ना, पिस्टन के अंदर गैस थी और उस गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब मतलब जो चेंज इन हीट है वो है प्लस 200, ना कि माइनस। माइनस नहीं है भाई, एब्जॉर्ब मतलब हो गया कि प्लस में, अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। तो 200 जूल हमारी हीट एब्जॉर्ब किया है सिस्टम ने, सच दैट गैस एक्सपेंड। अच्छा, गैस एक्सपेंड करी मतलब वॉल्यूम बढ़ी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन वो है 100 जूल। अब समझना, उसने वर्क डन का मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसने वर्क डन का साइन नहीं दे रखा, तो मैं नहीं जानता यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, लेकिन उसने सवाल में दे रखा है कि गैस हुई है एक्सपेंड, और मुझे पता है वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पता लग गया, ये पता लग गया। अब लगा दो यार, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। सर डेल्टा क्यू कितना है सवाल में? 200 बराबर डेल्टा यू हमें निकालना था, प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है? 100। तो यहां से डेल्टा यू कितना आ जाएगा? 200 में से 100 माइनस कर दोगे, 100 जूल आ जाएगा। इसी के साथ ये एक सिंपल सा सवाल था जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।